हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट अप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और आज मैं आपके साथ में हूँ हमारी लास्ट क्लास के लिए फॉर द मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वील बी टॉकिंग अबाउट द मॉड्यूल सी। आज का हमारा वन शॉट रहेगा मॉड्यूल सी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। अब आप रिमाइंडर, अब मेरा एक सेशन आपके साथ अभी भी एक और बाकी है जिसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की। वो हमारा सेशन होगा न्यूमेरिकल का, वो ज़रूर देखिएगा। और साथ साथ अगर आप पढ़ते हुए ना अभी भी कई बार कईयों को लगता है कि मुझे पता नहीं पेपर कैसा आया हुआ था, मैं कैसे पढूं कैसे ना पढूं, मुझे नहीं पता चल रहा। कई बार होता है, दिस इज नॉट वेरी अनकॉमन, और पढ़ते वक्त कई बार प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारी PYQ बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर पिछले 4 पेपर्स सॉल्व आपके पास पड़े हैं, विच विल हेल्प यू टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड पेपर कैसा आया हुआ था, बुक के कौन से कोने से आया हुआ था, और उसको परस्यू करना है तो कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ आपको पता चल पाएगी जब आप हमारी वो PYQ बुकलेट डाउनलोड करेंगे। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप उसे जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए एंड यू विल गेट द आइडिया ऑफ द सेम। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा आज का टॉपिक, विच इज मॉड्यूल सी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। ना कि सिर्फ इस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये आपके आगे कई पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और ये आपके साथ अगेन बैंक प्रमोशन पेपर्स से लेकर आपके सर्टिफाइड कोर्सेज तक, जहाँ तक आपकी सोच जाती है ना, अकाउंटेंसी वाला एरिया जहाँ पर तक एक्सपेंडेड है, वहाँ तक इसके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर थिंग, रेशोज होता क्या है। रेशोज इज अ बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर अकाउंटिंग आइटम्स, और वो ना न्यूमेरिकल बेस्ड हो जाता है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप हो जाता है, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, आप कैसे भी करके उसको निकालते हैं। मतलब नॉर्मली हम रेशोज कैसे निकालते हैं, रेशोज इज बेसिकली दो पर्टिकुलर आइटम्स को हम डिवाइड करके उनका मैथमेटिकल रिलेशन जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज दूसरी चीज को कितना इम्पैक्ट कर रही है ना। अब इसमें एक आपकी होती हैं रेशोज, जिसे ना एक्चुअली ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ। इनमें होती है एक सॉल्वेंसी रेशोज। सॉल्वेंसी का मतलब होता है, जो बात करता है, देखिए आपने मुझे बोला निहारिका मैम मुझे 10,000 रुपीज अभी चाहिए, मैंने आपको अभी दे दिए। आपको बोला कि ठीक है सर, आप ना मुझे 5 ईयर्स बाद ये पैसे वापस कीजिएगा। 5 ईयर्स बाद भी अगर आपके पास उतना पैसा है कि आप मुझे आराम से पे कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप सॉल्वेंट है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म। ठीक है। एक ऐसी सॉल्वेंसी जो आपकी लॉन्ग टर्म को डिफाइन करती है, वो आती है यहाँ। फर्स्ट इज योर लॉन्ग टर्म एंड सेकंड इज योर शॉर्ट टर्म। तो हमारे पास दो तरह की सॉल्वेंसी होती है। अगर मैंने आपको आज पैसे दिए और उसके हिसाब से हमारे पास में वैल्यूएशन, जैसे अगर आप बोल दीजिए कि जैसे आज मैंने शॉर्ट टर्म पे कुछ दिया आपको। अब ये शॉर्ट टर्म वाली चीज में क्या हो रहा है, चलिए ये शॉर्ट टर्म वाला भी समझाती हूँ। आपको मैंने आज 10,000 रुपीज दिए और आपसे मैंने डिमांड की, हार्डली एक मंथ बाद मैंने आपको बोला सर मेरे को पैसे चाहिए। आपने तभी ही वो मुझे पैसे निकाल कर दे दिए। क्या होगा? कभी सोचा, जब आप टाइमली किसी को पैसे दे दो और उसके डिमांड के हिसाब से पैसे दे दो, वो नेक्स्ट टाइम आपको गुड्स बेचते हुए वो डबल माइंडेड नहीं होगा, उसको पता है आप अमाउंट आराम से पे कर देते हो। सो सॉल्वेंसी बात करता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों तरीके से। अगर आपको एकदम से किसी को पैसे देने हो या फिर फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में देने हो, आर यू एबल टू गिव द मनी टू द पर्टिकुलर पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लॉन्ग टर्म आपका लंबे समय, शॉर्ट टर्म आपका लिक्विडिटी बोलते हैं उसको। एक तरह की रेशोज होते हैं जिनको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ जी, प्रॉफिट भी कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो और कितना कमा रहे हो, ये सारी रेशोज आइडली आपको मिलेंगी परसेंटेज के अंदर। आफ्टर सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आपकी ये आई। इसके अलावा एक होती है टर्नओवर रेशो, जो कि बेस्ड होती है आपकी सेल्स के ऊपर। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्वेंसी, profitability, turnover, all these are different kind of ratios which exist in an organization, है ना। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ये सारी आपकी रेशोज एग्जिस्ट करती हैं इन टर्म्स ऑफ योर मैथमेटिकल रिलेशनशिप। जानना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हुए आपने बैलेंस शीट उठाई और उसमें से इन सब चीज़ों को ढूंढ कर उसकी वैल्यूएशन निकाली। पेपर में पूछा जा सकने वाले टॉपिक्स में से एक आ जाता है फिक्स्ड एसेट्स रेशो। एक होती है फिक्स्ड एसेट की रेशो, मतलब आपके पास कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ योर लॉन्ग टर्म फंड्स। आपके पास कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं, और लॉन्ग टर्म फंड्स यानी आपका शेयर कैपिटल भी इसी में है और आपका रिजर्व्स इन सरप्लस भी इसी में है। और इसके साथ में ना, मतलब शेयर कैपिटल प्लस आपका डेट भी आएगा। ठीक है। तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, उसका रिजर्व्स और साथ में आपका डेट, ये तीनों इसमें आ जाते हैं। अब
क्या होता है बेसिकली ना, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स जो हमारे बिजनेस में बने हैं हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स में से, उसको हमें निकालना होता है। देखिए, अगर आपके बिजनेस में से बेसिकली इसकी आइडियल रेशो बुक में लिखी हुई है 0.67, ठीक है, 0.67:1, मतलब आपके पास ना जितने फिक्स्ड एसेट्स हैं, मानकर चलिए उसका 67% आपका आपके लॉन्ग टर्म फंडिंग से बनना चाहिए। छोटा मोटा आपके शॉर्ट टर्म फंडिंग से बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका नॉर्मली ये जो रेशो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज डिजायरेबल। मोर देन 1 इज नॉट डिजायरेबल। मोर देन 1 मतलब आपके बिजनेस के अंदर क्या हो रही है, बहुत सी चीजें वहीं से बन रही है। जबकि ना देखिए, बिजनेस में दो तरह का फंडिंग होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। इसको हम बोल देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। जो आपके बिजनेस में लंबे समय के लिए लगता है ना, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और जो कम समय के लिए लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, वन इज कैपिटल एम्प्लॉयड। और जो कम समय के लिए होता है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में से अगर ज्यादा पैसे निकाल कर आप अपने एसेट बना रहे हो, कितनी अलार्मिंग चीज है। क्यों हमारे शॉर्ट टर्म फंड्स में से जाकर हमारा लॉन्ग टर्म हो रहा है, लॉन्ग टर्म वाले काम में तो पैसा लेट आएगा, तो ये शॉर्ट टर्म वाला तो अभी पैसे मांग लेगा, अरेंजमेंट कैसे करनी है। तो ये चीज नहीं करनी होती, इसीलिए कहते हैं कि मतलब अप टू 67% का आपके पास आ जाता है, दिस इज गुड। ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन कम्स योर डेट इक्विटी रेशो। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेट इक्विटी रेशो। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रेशो, और द कूलेस्ट पार्ट है जिसको याद भी नहीं करना पड़ता, पता है क्यों? क्योंकि इसकी रेशो में इसका नाम छिपा हुआ है, ऊपर डेट नीचे इक्विटी। डेट यानी बाहर वालों का पैसा, और इक्विटी यानी हमारा पैसा। और याद रखिएगा, ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म को डिफाइन किया जाता है। आप बाहर वालों का पैसा डिवाइड बाय अंदर वाले जो बिजनेस वाले हैं उनका पैसा आप डिवाइड करते हैं। अब इक्विटी का मतलब सिर्फ इक्विटी नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी है। तो आप लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स भी कर सकते हैं। और लास्ट होता है इसका फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। इसके मतलब फॉर्मूला के तीन डिफरेंट वर्जन आ गए ना। बेसिक पर्पस क्या है, आप ऊपर लीजिए बाहर वालों से लिया हुआ पैसा, नीचे लीजिए आपका लिया हुआ पैसा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके बिजनेस में ओवरऑल कितने लगे हुए। इक्विटी यानी आपके अपने पैसे, ठीक है, आपकी नेटवर्थ यानी और शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। आउटसाइडर्स में आपके पास आते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वो सारे आपके इसके अंदर आते हैं। डेट इक्विटी रेशो की आइडियल रेशो है 2:1। मतलब अगर आपके बिजनेस में 3 रुपीज चाहिए, तो आप क्या कीजिए, 2 रुपीज आप बाहर वालों से लीजिए और अपना 1 रुपी ही रखिए। ठीक है, दिस इज हाउ वी डिफाइन द डेट इक्विटी रेशो। अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशो टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये आपको बताते हैं कि आपकी सॉल्वेंसी कितनी है। इफ यू आर सपोज टू पे टू समवन, तो आप कितना पैसा रखते हैं कि आप उसको पे कर पाएंगे, नॉट इन शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स। ये चीज आपकी लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपके बिजनेस को स्टडी करने में मदद करती है। ठीक है ना, ये तो आया हमारा डेट इक्विटी रेशियो एवरीवन। अब एक आती है, ये तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी थी, अब आती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्या होती है, इसके अंदर ना बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, और बहुत बार बैंकर्स डर जाते हैं कि मैम रेशोज नहीं हो रहा, क्योंकि ना इसमें बड़े सारे फॉर्मूलाज हैं। इनको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, नोटबुक उठाइए और लिख कर देखिए। मैंने तो यही किया था जब एज अ स्टूडेंट, मेरे को याद करने में दिक्कत आ रही थी, हमें तो बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, आपको तो बहुत लिमिटेड से हैं। तो इन सारे फॉर्मूलाज को ना एक पर्टिकुलर पेज पर अपने हाथ से लिख कर रखिएगा। इट्स नॉट अबाउट कि आपको कुछ, जैसे जो पेड वाले हैं उनके पास तो इनकी पीडीएफ्स भी हैं, कंसेप्चुअल नोट्स भी हैं, लेकिन हार्डकोर फैक्टर्स ये जब तक आप खुद से लिख कर नहीं देखोगे ना, ये नहीं याद होते। सबसे पहला पार्ट, अब जैसे ये आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज हैं, या इन्हें हम लिक्विडिटी रेशोज भी कहते हैं। सबसे पहले आती है आपकी करंट रेशो। करंट रेशो कहती है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज कीजिए। अब इसका मतलब क्या होता है जी, इसके अंदर होता है करंट एसेट्स मींस कोई भी एसेट्स जो हमारे बिजनेस में 1 ईयर से कम में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो यहाँ आते हैं। करंट लाइबिलिटीज जो 1 ईयर से कम में आपकी पे ऑफ हो जाएंगी, वो यहाँ पे आती हैं। अब करंट एसेट्स में हमारे कैश, बैंक बैलेंस, हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, सब यहाँ आता है। हमारे बैड डेट्स, ठीक है, हमारे जो बुक डेट्स होते हैं, एक्चुअली बैड डेट्स तो खैर पैसा डूबना होता है, तो बुक डेट्स आएंगे, यानी हमारे डेटर हमारे इसमें है, बिल रिसीवेबल भी हमारे इसमें, एनी मनी दैट वी आर सपोज टू गिव टू समवन आपका यहाँ पर आता है। आई होप ये आपको आइडिया हो गया। एक होती है करंट लाइबिलिटीज, बाहर वालों से जो हमने पैसा लिया और लेस देन 1 ईयर में हमने पे ऑफ करना है। दैट इज हाउ वी डिफाइन द टर्म लाइबिलिटीज, बाहर वालों का पैसा। करंट एसेट्स जो हमारे पास एसेट्स हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और करंट लाइबिलिटीज हमारी कौन सी होती है, द मनी दैट वी आर सपोज टू पे टू समवन। ठीक है ना,
डन एवरीवन, गॉट द आइडिया, बेसिक्स? अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं अगले लेवल की। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पर क्या आता है, ये जो करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज है ना, देखिए फॉर्मली जिसको हम बताते हैं ना वो इसका होता है 2:1, इसको भी आइडली 2:1 बोलते हैं, बट करंट रेशो को देखिए, अगर मुझे किसी को पूरे साल के अंदर एकदम से पैसे देने पड़ जाए तो मुझे 1 रुपी देने हैं, मैं 2 रुपीज क्यों रख रही हूँ? जब बहुत ज्यादा पैसा आप लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डज इट क्रिएट? अगर आपके पास बहुत ज्यादा लिक्विड कैश पड़ा है, इसका फायदा क्या है? ये पैसा अगर आप किसी एफडी में लगा देते, आरडी में लगा देते, कुछ इंटरेस्ट तो आता। तो जब इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो उसका बेनिफिट भी नहीं मिल रहा। तो करंट रेशो बेसिकली आपको कहती है कि जो बैंक्स प्रेफरेबली मांगते हैं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन देते हुए, वो मांगते हैं 1.33:1। ठीक है, वो इसको मानते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज की पेमेंट को लेकर बात करता है कि आपके पास हमेशा उतना पैसा होना चाहिए, एडिक्वेट फंडिंग होनी चाहिए टू पे देम ऑफ। अगर आप इससे कम पर है तो इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइम अपनी पेमेंट्स में करने में फेलियर हो सकता है। और इसका मतलब मुझे ज़्यादातर क्रेडिटर्स एक टाइम बाद पैसे देंगे भी नहीं, डर के मारे कि पता नहीं ये पे ऑफ करेगा कि नहीं करेगा। तो वो एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो जाती है हमारी करंट रेशो के अंदर। अच्छा, एक होती है लिक्विडिटी रेशो या जिसे हम बोलते हैं क्विक रेशो। यहाँ पर वो डिफाइन करते हैं कि लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब ये क्या होती है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज? लिक्विड एसेट्स मतलब कोई भी एसेट्स जो आपके पास हो, जो बिल्कुल ही 2 मिनट के अंदर, बड़े कम टाइम के अंदर और बिना किसी लॉस के कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कुछ एक करंट एसेट्स तो बहुत सारे हैं, उनमें से दो को ये बाहर रखते हैं। एक होता है आपका इन्वेंट्रीज, क्योंकि इन्वेंट्री बिकने में बहुत टाइम लगता है। अगर ये जल्दी से बिकती होती तो कभी कंपनीज के पास स्टॉक का ब्लॉकेज ही ना होता, है ना। और दूसरा होता है प्रीपेड एक्सपेंस, ये टाइम के साथ खत्म होते हैं। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए मैंने ना हमारे क्रेडिटर को पैसे दे दिए, मैंने बोल दिया कि सर ये ना मैं इकट्ठे पैसे दे रही हूँ आपको। तो अब अगर मेरे को किसी भी टाइम जरूरत पड़ी, मैं उसको जाकर वो पैसे थोड़ी मांगूंगी, मेरे को पैसे वापस कर दो, मेरे को अभी चाहिए, मैं आपको टाइमली पे करती रहूंगी। कई बार लोग नहीं वापस करते थे, लाइक फिर आपने ये चीज करी क्यों थी? और वो जेन्युइन बात है। तो जब ऐसा कुछ हो रहा हो ना, तो वो ऐसे एसेट्स जिनकी पेमेंट आपको क्या कहते हैं बड़ी जल्दी से मिल जाए, उनको इसमें इंक्लूड करते हैं। तो एक तो इन्वेंट्री का पैसा जल्दी से नहीं मिलता, और आपका प्रीपेड एक्सपेंस भी टाइम के साथ एक्सपायर होता है, आप उससे पहले उसकी एक्सपायरेशन या उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। फर्स्ट पार्ट इज लिक्विड एसेट्स एंड सेकंड पार्ट इज करंट लाइबिलिटीज। तो हमारे पास इस तरीके से हमारी बिजनेस के अंदर ये होती हैं नोट। अब ये भी रेशो ना 1:1 होती है इसकी आइडल, कि अगर आपको 1 रुपी एकदम से किसी को देना पड़ जाए तो 1 रुपी तो आपके पास ऐसा पड़ा होना चाहिए कि बस वो जैसे ही मांगे आप दे दो, ये ना हो कि आपको टाइम लगे। और ये बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। यू शुड बी एबल टू पे, इफ यू कैन नॉट पे देन व्हाट्स द वर्थ ऑफ इट। देन कम्स इसका सिग्निफिकेंस इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, जो आपको निकालनी होती है वो उसके बेसिस पे। और इसका कंपैरिजन हम करंट रेशो के हिसाब से करें तो करंट रेशो अलग चलती है, ये अलग चलती है। ठीक है ना। अब कुछ हमारी रेशोज होती हैं जो शेयर होल्डर्स यूज करते हैं, उनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो है जिसे हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एवरीवन, ये ना एग्जांपल मैं हमेशा यूज करती हूँ, तो चलो वो एक बताती हूँ। अब मान लीजिए कि हम लोग ना एक स्पेसिफिक, चलिए, देर इज अ बॉटल ऑफ कोक, इट्स अ 1 लीटर बॉटल, एंड उस 1 लीटर बॉटल के अंदर वी आर गोइंग टू बी शेयरिंग इट। और हम ना चार लोग या मान लीजिए 5 पर्सन उस पर पी रहे हैं। तो कि एक पर्सन के पास कितना आया, यानी 1000 मिलीलीटर आया, डिवाइड बाय 5 कर दीजिए। तो इस हिसाब से हर पर्सन के पास 200 ml आ रहा है, ये होता है। ये तो बड़ा बेसिक सा पॉइंट है, अगर हम लोग 5 लोग इकट्ठे मिलकर पी रहे तो बोलते ठीक है 200 ml वाले आप ग्लासेस ले आओ और सब पी लो, है ना। वहीं पर अगर बिजनेस के साथ भी बोल दिया जाए कि बिजनेस ने अर्निंग की है 10 लाख की, एंड इट हैज टू बी डिवाइडेड अमंग दीज पीपल, तो एवरीबडी नो देयर शेयर ना। तो आप ये तो बोल सकते हो ना कि जी हमने तो ट्रांसपेरेंसी रखी, हमें तो डिस्क्लोजर रखा, हम तो अपनी जगह पर क्लियर चल रहे थे। उसे वो डिफाइन करते हैं अर्निंग पर शेयर। अब अपना प्रॉफिट निकालिए, इक्विटी को हमेशा एंड में मिलता है, तो याद रखिएगा पहले पहले प्रेफरेंस को पेमेंट होगी, बार वालों को पेमेंट होगी, फिर जो बच जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास आएगा।
डन। चलिए, तो इस हिसाब से हमारा क्या खत्म हो गया? दिस इज डन बाय यूनिट्स ऑफ यूनिट्स दैट इज यूज्ड बाय शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स अपनी डिफाइन कैसे करते हैं? शेयर होल्डर कहता है कि देखो टोटल प्रॉफिट हमने कमाया है, मान लीजिए 10 लाख का, और टोटल लोगों में जिनमें बंटना है वो है 1 लाख। तो 10 लाख हमारे पास रुपए हैं, और 1 लाख से इसको कर दिया जाएगा डिवाइड, तो पर शेयर हमारी अर्निंग कितनी हुई? दैट वुड बी रुपीज 10। एक होता है डिविडेंड यील्ड रेशो। अब ये क्या कहती है? एक होती है अर्निंग्स पर शेयर, ये आपकी कहती है कि आप कितनी अर्न करते हैं, और डिविडेंड कहता है कितना पे करते हैं। इसी अर्निंग का है एक हिस्सा जो हम ऑर्गेनाइजेशन से अपने एम्प्लॉय अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करते हैं, वो आपका यहाँ चल जाता है। तो डिविडेंड पर शेयर आप निकालोगे, मतलब एक शेयर पर कितना आपको डिविडेंड दिया जाता है, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तो आप अपनी रिटर्न्स बता सकते हो। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमारी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर दैट इज करंटली गोइंग ऑन इज 1000, और हमको डिविडेंड कितना मिल रहा है? कहते हैं कि हमारी अर्निंग्स थी मान लीजिए 4000 की, उसके हिसाब से 20% हमने देना था, तो 4000 के हिसाब से 800 रुपीज बन गए। तो जब आप उसके हिसाब से पैसे देते हो, जो आप रेशो डिफाइन कर देते हो, उसके हिसाब से आपकी वैल्यूएशन निकल कर आती है। ठीक है? सो यू शुड नेवर बी अफ्रेड कि पता नहीं मेरे को वैल्यू नहीं समझ में आ रही, टीचर ने कुछ डिफरेंट बताया। सोच आप सही रहे हो, बट आपको डिविजन करनी आनी चाहिए। डन एवरीवन। अब ये तो हो गई दो बड़ी इंपॉर्टेंट रेशोज। अब चलें आगे। ये होती है हमारी टर्नओवर रेशोज, विच टॉक्स अबाउट द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये टर्नओवर रेशोज क्या है? टर्नओवर रेशोज हमारी कहती हैं कि आप ना सेल्स के बेसिस पर अपनी परसेंटेजेस बताइए। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट आती है आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसका होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला याद है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बस हमने थोड़ी देर पहले ही तो किया है, मतलब वैसे तो दो लास्ट क्लास में किया था, बट ठीक है। कॉग्स का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस direct expenses minus the closing stock. That is how you find the COGS. Actually ना turnover ratios का basic मतलब होता है you will find all the elements जो उसमें question में दिए होंगे with the relation with sales. turnover यानी sales है यहाँ पर। तो जैसे आपकी वर्किंग कैपिटल है, इसमें आपने क्या किया? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो देखिए, ये सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल है। एक है एसेट टर्नओवर रेशो, आप सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट कर रहे हो, यानी सेल्स के रिलेशन में हम जब पूरी चीजें निकालते हैं। अब वही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो में भी है, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब वो पैसा जो हमारे बिजनेस में लंबे समय के लिए लगता है, यानी इसमें सिर्फ हमारा इक्विटी शेयर होल्डर नहीं आता, इक्विटी और प्रेफरेंस तो आते ही हैं, उसके साथ में रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आते हैं, और इसके साथ साथ आपका जुड़ जाता है लॉन्ग टर्म डेट। सिर्फ वो डेट जो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं। तो वो आपका आ जाएगा यहाँ। तो दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। इस तरीके से आपको मिल जाती है आपकी ये वाली सारी रेशोज, मतलब यू हैव गॉट ऑल दीज इंपॉर्टेंट रेशोज। ये तो कवर हो गई। अब कुछ रेशोज थोड़ी सी डिफरेंट है। कौन सी? एक रिसीवेबल्स और एक पेबल। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो यानी जब मुझे किसी से पैसा आना है। क्यों आना है? क्योंकि मैंने किसी से कुछ गुड्स सेल की हैं। जब मैं किसी को गुड्स सेल करती हूँ, वो मुझे आज पैसे नहीं दे पा रहा, कल पक्का देगा, वो मेरी रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है, सेल्स तो ये पिक करता है, लेकिन कौन सी? क्रेडिट वाली, क्योंकि मैंने उनसे कल को पैसे लेने हैं। तो और डिवाइडेड बाय उनका एवरेज, यानी आप क्या करोगे? ओपनिंग जो आपका ये जो एवरेज नीचे लिखते हैं ना, एवरेज रिसीवेबल्स जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? एवरेज रिसीवेबल यानी वो पैसा जो हमको किसी से आना है। ओपनिंग आप बोल दीजिए इसमें क्या आ जाएगा? ओपनिंग बी आर प्लस ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बी आर प्लस क्लोजिंग डेटर, ये सारा डिवाइड करके आप 2 कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा आपका एवरेज। यानी आपके ना बिल रिसीवेबल और डेटर का जो ओपनिंग है और उनका क्लोजिंग है, उसको जब आप डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास में ये चीज बन जाती है। डन।
अब ये आ गया आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो. नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव, दिस वाज योर रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, सॉरी, रिसीवेबल टर्नओवर रेशो यानी आप कितना पैसा रिसीव कर रहे हो और कितने टाइम में रिसीव कर रहे हैं. अगर आप ध्यान देंगे ना, जो आपका जैसे फर्स्ट वाला क्या था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ये कहता है एक साल में कितनी बार आप प्रोडक्शन करके सेल करते हैं, उसे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहते हैं. कितनी बार हमारी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तक का रास्ता तय करती है और फिर बिक जाती है. तो उसके लिए हमने क्या किया, ऊपर लिए जो गुड्स हमने एक्चुअली सेल किए डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. अब अगर हम रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं, ये बोलती है एक साल में कितनी बार आपने चीज बनाकर सेल की है, वो आपकी इसके अंदर आ जाएगी. तो ये हमारी रेशियोज उनको डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट इज योर अकाउंट पेएबल टर्नओवर रेशियो, जिनको आपने पैसे देने हैं, लेने नहीं है, देने हैं. तो आप उसमें क्या करेंगे, दिस इज योर सप्लायर परचेसेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेबल. जो आपने सप्लायर से गुड्स खरीदे हैं उधार पर, उनको आप लिखेंगे डेबिट साइड पर. और जो पैसे आपको आने हैं, चाहे पे क्रेडिटर मतलब देने हैं आपने क्रेडिटर को या फिर बिल पेबल को, तो वो आपका नीचे आएगा एवरेज. दोनों में रिसीवेबल और पेबल जो टर्नओवर रेशियो है, बस इसमें फर्क ये है कि एक लेता है क्रेडिट की सेल्स, क्योंकि आप उधार पर बेचेंगे तो पैसा आएगा ना. और अकाउंट पेबल कहता है कि आपने किसी से उधार में परचेज करे हैं, उसका क्या सीन है, उसका कितने टाइम बाद पेमेंट करते हैं. तो टर्नओवर रेशियोज आर एक्सक्लूसिवली लिंक्ड विद द सेल्स. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रेशोज. अगर आपने पहले कभी ये रेशोज नहीं पढ़ी हुई ना, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ना इन रेशोज का ना बेसिक डिटेल्स नोट जरूर करके रखें. अच्छा, विद दिस मैं थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट रेशोज करवा दूं. इनमें से एक हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज. प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज कौन सी होती है, ये रेशोज बात करती हैं आपके प्रॉफिट की, कि एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना हो रहा है. आपकी बुक में दी हुई है, एक है जीपी रेशो. जीपी रेशो यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. अभी हम पीछे लास्ट क्लास में हमने किया था जीपी कैसे निकलता है. देखिए, एक होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जो आपने गुड्स सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए आप क्लोजिंग स्टॉक. इससे मिलता है आपको आपका कॉग्स. कॉग्स के साथ में जब हम जीपी रेशो कहते हैं, जीपी रेशो क्या होता है, हमारी वो रेशो जो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट बताता है. तो आप क्या करोगे, जीपी निकलती है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस करके. ये जो कॉग्स है ये आपका कॉस्ट प्राइस है, और जो सेल प्राइस होगा वो आप उससे माइनस करोगे तो मिलेगा आपको आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कहती है जीपी उठाइए और डिवाइडेड बाय सेल्स कर दीजिए, इनटू कर दीजिए 100, तो परसेंटेज में जो निकलेगा उसे हम कहते हैं जीपी रेशो. अब जब आपने जीपी निकाल ली, इसके बाद क्या करते हैं, आप ग्रॉस प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हैं. और ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर व्हाट विल यू ऐड, यू विल ऐड द इनडायरेक्ट इनकम्स, जो भी इनकम आपकी अदर देन योर बिजनेस आती है, और आप माइनस क्या करेंगे, द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो आपको करने हैं माइनस. इससे आपको मिल जाएगा आपका जीपी. फिर ये आएगा आपका जीपी, मतलब ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट. तो अगर आप नेट प्रॉफिट का इस्तेमाल करके वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट वैल्यूएशन इज कॉल्ड एनपी, यानी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स. देखिए, जिन्होंने ये पहले टॉपिक किया हुआ है उनके लिए तो फिर ये इजी होगा. जो पहली बार कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू प्लीज इसको नोट कर लीजिए. दिस इज वन हार्ड ट्रूथ. अकाउंटिंग जो है या तो वो पढ़कर आएगी या नहीं आएगी. अकाउंटिंग का कोई और रूल नहीं है कि अच्छा क्लास को हमने ऊपर ऊपर से देख तो लिया, सुन तो रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं, तो भी क्या हुआ, क्लास में तो हैं हम. इससे फॉर्मूलाज तो याद नहीं होते. अगर आप वैसे देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, अभी मैंने आपको कम से कम 15-20 फॉर्मूलाज करवा दिए इन वन गो. अगर आप 15-20 फॉर्मूलाज देख रहे हैं, आप खुद सोचकर बताइए वो एक बारी देखकर याद हो जाएंगे, स्पेशली जो पहली बार ही पढ़ रहे हैं. जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन उनको सारे फॉर्मूलाज याद नहीं है, उनका भी सेम हैक है. प्लीज क्लास के खत्म होने के बाद आप क्या करें, इसको ना आप नोट कर ले किस टाइम पर हमने किए ये रेशोस, और इसको अपने हाथ से एक जगह पर सारे फॉर्मूलाज लिख कर रखें. और पीपीबी का पेपर देकर आएंगे, उसके बाद आकर बैठकर पहले फॉर्मूलाज की पूरी लिस्ट देख लीजिए. इसमें से क्वेश्चन आते हैं, क्या करना है, फॉर्मूला की एप्लीकेशन ही तो है. सिर्फ एक फॉर्मूला ढंग से पढ़ा होगा तो इज्जत से नंबर तो कमा सकते हैं, इजंट इट. तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो आपको डेफिनेटली कवर करना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज वन पर्टिकुलर एरिया. अब इसके बाद
इसके बाद के ना आपके ऐसे कई टॉपिक्स है जो जैसे आपका आ गया इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज है, और आपका वाईटीएम है, बॉन्ड वैल्यूएशन है। ये वाले टॉपिक्स ना मैं अभी कवर करूंगी थोड़ी सी आगे, लेकिन उससे पहले ना मैं एक बेसिक टॉपिक कवर करूंगी। मतलब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर कर लेते हैं ना, अभी हमने ये वाले किए थे। या एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द इजियर चैप्टर्स फर्स्ट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बॉन्ड की थ्योरी करवा देती हूँ, फिर हम आते हैं इस चैप्टर पर। डन। चलिए फिर, इससे पहले हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल करें, मैं ना कुछ एक बेसिक चैप्टर्स और कवर कर देती हूँ। चैप्टर नंबर 21 में ना हमारे पास एक पार्ट है, दिस इज रिलेटेड टू रीपेमेंट ऑफ डेट, इंटरेस्ट एंड एनविटीज है। इसके जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है ना, उसकी चिंता नहीं करनी, वो मैंने न्यूमेरिकल सेशन में करवाने हैं। ठीक है, तब तक हम ये समझते हैं कि इसका रीपेमेंट ऑफ डेट कैसे होता है। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज पेपर में आई हुई हैं और पढ़नी जरूरी भी है। अब जैसे डेट क्या होता है? डेट मतलब मैंने अगर आपसे लोन लिया है, जो मैंने आपको कुछ टाइम बाद क्या करना है, रीपे करना है। दैट इज हाउ वी डिफाइन द डेट। अब देखिए, अब डेट के केस में क्या हुआ, इफ आई हैव अ स्पेसिफिक डेट देयर, और डेट की मैं इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स अगर आपको देती हूँ, प्रिंसिपल मतलब मैंने डिसाइड कर दिया इतना प्रिंसिपल तो मैंने आपको देना ही देना है, उसका इंटरेस्ट वेरी करेगा जितना जितना मैं पे करती जाऊंगी। दिस इज योर इक्वल मंथली, या प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट आपकी इक्वल डिफाइंड है। एक जो हम नॉर्मली करते हैं, ईएमआई, यानी आपकी इक्वली इक्वेटेड मंथली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। हमारे पास क्या होता है, हम ना बोल देते हैं कि जी मैंने 10,000 रुपीज की आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है। उसका कुछ पोर्शन आपका इंटरेस्ट का होगा और कुछ पोर्शन आपका प्रिंसिपल का होगा, कवरिंग बोथ द प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट, वो दोनों को कवर करता है। उसमें नेक्स्ट आता है और बुलेट और बलून रीपेमेंट। बुलेट या बलून रीपेमेंट क्या होता है, अगर एक ही बारी में पूरा का पूरा लोन पे कर दिया जाए, उसे हम कहते हैं बुलेट या बलून रीपेमेंट। एंटायर लोन इज रीपेड, इसके लिए ना आप धीरे धीरे अमाउंट इकट्ठी करते रहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप इंटरेस्ट रेगुलरली पे कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल आप एंड में आकर एकदम से पे करेंगे। अब इंटरेस्ट के अंदर ना एक होते हैं फ्रंट एंड और एक होते हैं बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अब ये वाले भी पेपर में आ सकते हैं। जैसे एक होता है कि मैंने ना ठीक है, मैंने ना इशू किया है, मैंने आपको लोन दिया, तो अगर आपको लोन देते वक्त मैं इंटरेस्ट काट के आपको लोन का पेमेंट कर रही हूँ, कि ठीक है आपका 10 लाख का लोन बनता है, उस पर 1 लाख का इंटरेस्ट बनता है, तो हेयर इज योर 9 लाख रुपीज। दिस इज हाउ वी डिफाइन द फ्रंट एंड वाला। और बैक एंड में होता है कि आपको ना, मैंने आपने मुझसे पैसे मांगे, मैंने आपको पूरे 10 लाख दे दिए, और आप मेरे को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों दोगे अलग अलग। दैट इज हाउ वी डिफाइन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ योर बैक एंड। तो ये दो एंड आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, दैट इज हाउ वी डिफाइन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट्स। डन। डन एवरीवन, अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एरिया की। हम जैसे बॉन्ड्स की बात करते हैं। बॉन्ड्स इज बेसिकली अ लोन दैट वी टेक फ्रॉम अदर्स एंड वी आर सपोज टू पे इट बैक। व्हेन वी हैव दीज काइंड ऑफ लोन्स, ऑब्वियसली हमको उसको रीपे भी करना होता है। दैट इज हाउ वी हैव टू डिसाइड कि हम कैसा करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे। बॉन्ड क्या होता है, एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, नाउ हाउ डू वी डिफाइन दिस काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट? अंडर दिस डेट इंस्ट्रूमेंट आप ना एक लोन लेते हो, और उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हो। ठीक है, फिक्स्ड इनकम आपकी होती है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो। इन्वेस्टर क्या करते हैं, आप और मैं, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो हम क्या करते हैं, हम ना गवर्नमेंट को या किसी कंपनी को पैसे दे देते हैं। हम ट्रेजरी बिल्स में भी तो पैसा डालते हैं ना, वो भी यहीं आते हैं। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को स्पेशली अगर पैसा दे देते हैं, और कुछ कैपिटल मार्केट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको, जिनकी सिक्योरिटी होती है कि इनको अगर आप पैसे दोगे तो ये पैसे वापस भी करेंगे, नॉर्मली लोग उनमें पैसा डालते हैं। तो आप उनको एक तरह का लोन पे करते हो, और वो आपको बोलते हैं कि हम पीरियोडिक कूपन यानी इंटरेस्ट पेमेंट आपको करेंगे। तो ये होता है इसके अंदर, कि जो बॉन्ड होल्डर है यानी हमारा इन्वेस्टर है, उसको एक सर्टन अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव होगी।
Bond is a long term debt instrument. Bond buyer lends some money to the bond issuer. जो अगर मैंने अपने पैसे उसको दिए हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर आएगा। मैंने अगर मान लीजिए कंपनी है एन लिमिटेड, मैंने एन लिमिटेड के अंदर हमारे पास क्या किया है, हमारे पास में अगर मतलब मैंने एन लिमिटेड में पैसा डाला, तो जो वो कंपनी मुझे जब रीपे करेगी, तो वो क्या करेगी, वो मुझे रीपे करेगी एक तो प्रिंसिपल, और मेरे को करेगी इंटरेस्ट भी। इंटरेस्ट मेरे को पक्का पक्का आएगा, बिकॉज अगर आप किसी से लोन लेते हो तो उस केस में क्या होता है, जो भी आप लोन लेते हो वो आपका सारा का सारा किस फॉर्म में आता है, द काइंड ऑफ लोन्स दैट यू गिव टू एनीवन, आपको उसके बदले इंटरेस्ट आएगा। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट दैट हैपेंस इज कि हम अगर किसी से इंटरेस्ट किसी को लोन देते हैं तो इंटरेस्ट भी पक्का आएगा, और इंटरेस्ट के साथ में कुछ टाइम बाद प्रिंसिपल भी वापस आएगा। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैपेंस, है ना। तो ये जो बॉन्ड होल्डर है, इट हैज द राइट टू सर्टन गारंटीड पेमेंट। इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं होता, प्रेफरेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट डाउन तो डाउन, मार्केट अप तो अप, लेकिन बॉन्ड के केस में आपको पक्का पक्का मनी चाहिए होता है। डन। अब देखिए बॉन्ड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब बॉन्ड के हमारे पास टाइप्स क्या होते हैं, बॉन्ड के हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में सबसे पहला आता है प्लेन वनीला बॉन्ड। कुछ नहीं किया मैंने आपको, एक बॉन्ड के टाइम पर पैसे दिए, और उसके बाद क्या हुआ, आपने मुझे रेगुलरली उसका इंटरेस्ट पे किया, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज प्लेन वनीला बॉन्ड। इसके बारे में पेपर में पूछा जा सकता है, बिकॉज सबसे बेसिक लेवल का बॉन्ड है। एक होता है फिक्स्ड रेट बॉन्ड, इसमें ना पूरे टाइम का ना अमाउंट ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड होता है, कि जी इतने का इंटरेस्ट देना है, इतना हमारा सिनेरियो चल रहा है। तो ये आपका आ जाता है फिक्स्ड रेट बॉन्ड। नेक्स्ट क्या आ जाता है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, मतलब जिसका इंटरेस्ट रेट मार्केट के साथ चेंज होता है, जिसमें सेम रहता है वो फ्लो फिक्स्ड रेट है, जिसमें समय के साथ बदलता है। आपका आरबीआई रेपो रेट या मिबोर के हिसाब से हम लोग अपना चेंज करते हैं। दैट इज हाउ वी डिफाइन द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स मे बी इसको मैं इशू 80 रुपीज के करूंगी, और लेकिन जो पेमेंट करूंगी तो मैं 100 पर करूंगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, इशू अगर मैंने 80 पे किया था और पेमेंट 100 पे की, एक तरफ से मैं आपको बोलूंगी कि सर देखिए एज सच तो कोई पैसे की बात, मतलब ये नहीं है ना कि कोई आप इंटरेस्ट दोगे, कहते हैं नहीं नहीं हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे आपको। लेकिन आप ये देखो ना, इंटरेस्ट की अगर वो बात कर रहा है तो वो इंटरेस्ट जो है उसकी रीपेमेंट भी तो हो रही है ना एक तरह से। कैसे, 20 रुपीज जो आपको एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो आपकी रीपेमेंट ही हुई, है ना, किस चीज की, इंटरेस्ट की रीपेमेंट हुई। तो इंटरेस्ट पे होगा तो वो आपका यहाँ पर डिफाइन करता है। तो जीरो कूपन बॉन्ड होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है, आपको इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार होता है, तो इस पे आपको रेगुलरली कोई इंटरेस्ट नहीं आता। दैट्स हाउ वी डिफाइन द जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब अगला आता है हाई यील्ड बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स के ऊपर ना रिटर्न बड़ा अच्छा मिल जाएगा, लेकिन इनकी रिस्क बड़ा हाई होता है, इसलिए इनको जंक बॉन्ड्स कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये ना एक तो नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड की है, ऊपर से स्पेकुलेटिव ग्रेड है। स्पेकुलेटिव मतलब प्राइस का अप या प्राइस के डाउन जाने वाला बॉन्ड है। और इसमें क्या होता है, ये इनको जंक बॉन्ड इसीलिए कहा जाता है। इज अ कॉर्पोरेट बॉन्ड विद अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनका इंटरेस्ट रेट काफी हाई रहता है। बट अगेन इसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट भी ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए तभी तो रिटर्न ज्यादा रखते हैं। एक होते हैं बॉन्ड जो कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी अगर आपके पास एक बॉन्ड है, आप किसी कंपनी के बॉन्ड होल्डर हो, और बॉन्ड होल्डर से आप क्या बन जाओगे, बॉन्ड होल्डर से अगर आप बन गए इक्विटी शेयर होल्डर, अब यहाँ पर आप कन्वर्ट कर रहे हो फ्रॉम अ लेंडर टू द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम कहते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अच्छा मैं वैसे आगे आ गई, आई वॉन्टेड यू टू जस्ट रीड इट वंस, टेक अ मोमेंट और जल्दी से 5 मिनट्स के अंदर अंदर जस्ट रीड दिस पार्ट। ठीक है।
डन। ये एक बार रीड कर लिए। अब इसके बाद अगला भी रीड कर लीजिए क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे। अब जैसे हमारे पास क्या आया, ये रहे, हमने ये भी कर लिया ना। हाई यील्ड बॉन्ड्स को अगर हम रीड करें तो ये क्या है, ये नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, मतलब इन्वेस्टमेंट वाले नहीं है, बिकॉज अगेन आप इनको लॉन्ग टर्म रखो शॉर्ट टर्म रखो रिस्क बड़ा हाई है। और एक होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स मतलब द बॉन्ड्स विच आर बेसिकली डेट टाइप सिक्योरिटी, लेकिन बाद में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक यहाँ पर इक्विटी को कहा जाता है। ठीक है, डन। अब चलिए जरा चलते हैं आगे। व्हाट नेक्स्ट डू वी हैव हेयर। इसके बाद आता है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, एक ऐसे बॉन्ड जो महंगाई के साथ में जिनकी वैल्यू चेंज होती है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स आर गवर्नमेंट के इशूड बॉन्ड्स दैट प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम इन्फ्लेशन। महंगाई से तो हर कोई परेशान है, तो ये आपको महंगाई से बचाते हैं। ठीक है, अब कैसे, अब यहाँ पर क्या होगा, दीज आर एडजस्टिंग देयर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रेट विद इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन आएगी तो हम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इसमें भी चेंजेस करते हैं। ठीक है ना। So that is how we define the inflation indexed bonds. After inflation indexed bond is asset backed bonds. ऐसे bonds जिनमें हम कहते हैं कि देखो आप चिंता मत करो, ऐसे loans के साथ में ना, if we are not able to repay we are putting up this specific asset एज अ मॉर्गेज। तो कोलेटरलाइज्ड मॉर्गेज ऑब्लिगेशंस हम क्रिएट कर देते हैं। ये अगर पेमेंट नहीं आएगी तो ये एसेट्स हम आपको साथ में सिक्योरिटी के तौर पर दे रहे हैं। एक आता है सबॉर्डिनेटेड बॉन्ड्स, एक ऐसे बॉन्ड्स जो हमारे पास क्या होते हैं, जो कहते हैं हमको फर्स्ट वाली एडवांटेज मत दो, मैं सेकंड लेवल पर काम करूंगा। सबॉर्डिनेटेड बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स दैट आर रैंक लोअर इन प्रायोरिटी। ये प्रायोरिटी में कहते हैं कि ठीक है पहले आप दूसरे बॉन्ड होल्डर्स को दे दो फिर मेरे को देना, थोड़े सस्ते पड़ते हैं। और देखिए अगर कंपनी की बैंकरप्सी होगी तो कंपनी हमेशा अपने लेंडर्स को पहले पे ऑफ करेगी। इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस करे तो बचता ही नहीं नॉर्मली। तो लेंडर्स को जब पेमेंट होगी ये कहते हैं कि मेरे को फर्स्ट नंबर मत दो लेंडर का, मुझे सेकंड नंबर भी चलेगा। तो वो होते हैं subordinated bonds. This means that in the event of company's bankruptcy, core subordinated bondholders will only receive payments after holders in of senior bonds have been paid in full. पहले सीनियर को पे करेंगे फिर इस जूनियर की बारी आएगी। एक होता है कवर्ड बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड्स जिसमें वो कहते हैं कि आप एक अंडरलाइंग एसेट को साथ में दे देते हो, इज ऑफ हाई क्वालिटी विद लेस रिस्क। आप कहते हो कि चिंता ना करो, आपको अगर पेमेंट करनी है तो मेरे पास एक अच्छा पर्टिकुलर एसेट पड़ा है जिस पर रिस्क नहीं है और यह बहुत कम है, तो आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। तो हम लीगल प्रोटेक्शन एक तरह से आपको दिलवा रहे हैं अगेंस्ट द डिफॉल्ट की पेमेंट ना हो पाई तो टाइप्स। देन इज परपेचुअल बॉन्ड्स और परपेचुइटीज, ऐसे बॉन्ड जिसमें इशू तो अभी हो गए लेकिन जब तक कंपनी जिंदा है, टिल द टाइम कंपनी इज देयर, ये पैसा रीपे नहीं होता। इसे हम कहते हैं द नो मेच्योरिटी वैल्यू। अब आता है बियरर बॉन्ड्स, एक ऐसे बॉन्ड जिस पर किसी का नाम ना लिखा हो, जिसके हाथ में वो बॉन्ड उसी का वो होल्डर बन जाता है। दैट इज वे जिसमें देर इज नो नेम स्पेसिफाइड। ठीक है, देन इज द ट्रेजरी बॉन्ड, जहां पर वो कहते हैं नेशनल गवर्नमेंट इज नॉट एक्सपोज टू डिफॉल्ट रिस्क। ठीक है, ट्रेजरी बॉन्ड्स बेसिकली गवर्नमेंट तब भी लेती है जब कोई वॉर वगैरह होता है, तो उसको वॉर बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं कंट्री को पैसे रेज करने में। इट्स मोर अबाउट दैट पार्ट, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस को या कंट्री को कई बार पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जनरल लोगों से जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो उनसे रेज करता है। सो दैट्स हाउ वी गो थ्रू द एरिया ऑफ बॉन्ड्स। ओके, अब हम शुरू कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या ये पेपर में आता है? हाँ ये पेपर में आता है। क्या इस चैप्टर में से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आते हैं? अगेन इसमें दोनों आते हैं, तो एन इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? आप कोई लोन लेंगे उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। अगर आपने कोई इक्विटी शेयर होल्डर क्रिएट करा है, यू हैव क्रिएटेड अ स्पेसिफिक पर्सन, जिसको आपने बोला है, मतलब क्रिएट क्या करना, किसी के आगे शेयर रखे उसने आपके शेयर खरीद लिए। तो अगर कोई आपके शेयर खरीदता है, दैट सिंपली मीन्स उस केस में क्या हो रहा है, आपके पास आ रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर होगा वो डिविडेंड मांगेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा वो भी डिविडेंड मांगेगा। ठीक है, और जो आपको पैसे लेंड करेगा यानी आपको लोन प्रोवाइड कराएगा,
उसके केस में क्या होगा, या तो फिक्स या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगी, है ना। अब फिक्स रेट होता है कि एक तरह का लोन लिया और उसी पे ही अमाउंट आपका 10% यानी 15% जो आप डिसाइड कर लेंगे इंटरेस्ट रेट, उसी पर ही चलता है। फ्लोटिंग रेट ऑफ रिटर्न होता है जो मार्केट के हिसाब से चेंज होता है। तो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स आपके हो सकते हैं, कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो सकता है, और एंड में इक्विटी का कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता। साफ सी बात है, इनको वो मिलता है जो एंड में बच जाए। लेकिन इनको डिविडेंड्स भी तब मिलते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट्स हो, और इनको साथ में मिलते हैं बोनस शेयर्स, ये भी मिलते हैं। बोनस शेयर्स इनको फ्री के शेयर मिलते हैं। और जो भी, अच्छा ये ना उसमें था, आपके मॉड्यूल बी का पार्ट है, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। एम्प्लॉयज को आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स एलिजिबल कर देते हैं कि उनको ये शेयर मिलेंगे। पक्का नहीं होता कि उनको ये शेयर मिलेंगे, बट हम ना उनको बोल देते हैं कि अगर आप इस टाइम पीरियड तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहे तो आपको हम इतने शेयर देंगे। तो वो जितने शेयर हम देंगे वो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं डिफाइन। ठीक है। सो दैट इज हाउ वी डिफाइन दी स्पेसिफिक ईसॉस। अब ये ईसॉस में होता है, जेस्टेशन पीरियड होता है, इस टाइम के बाद आप एलिजिबल होगे और मार्केट से सस्ते रेट पे आपको अपनी कंपनी के शेयर मिल जाएंगे। एज एन एम्प्लॉय जब तक हो आप उसको होल्ड करो, और इफ़ यू वांट टू सेल इट बैक तो आप उसको सेल बैक भी कर सकते हो। और उसके बदले आपको क्या मिलता है, उसके बदले आपको मिलते हैं पैसे। दैट्स हाउ यू गेट द स्पेसिफिक अमाउंट। तो ईसॉप्स जो होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉयज को मिलने वाले शेयर्स हैं। अब इसमें हमारे पास क्या जुड़ जाता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कहा जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अ टॉपिक विच इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अब इसमें क्या होता है, एक होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक होता है प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर को जो आप हिस्सा देते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और अगर आप मान लीजिए आपने ऑर्गेनाइजेशन का टोटल डेट इज 100 रुपीज, 100 रुपीज में से 40 रुपीज इक्विटी के हैं और 50 रुपीज डेट के हैं, तो हम कह सकते हैं ना, आपका वेट ऑफ इक्विटी इज 40%, कॉस्ट ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट। तो हम कॉस्ट ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास निकल आएगा हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कितना, जैसे बोल मान लीजिए मैंने आपको बोला कि पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम देते हैं 10%, और जो डेट हमने लिया है उसका रेट इज 8%। तो हम कह सकते हैं ना, इक्विटी इज 10% और इक्विटी का आपका वेटेज कितना है, हमने यहाँ पर 100 में का निकालते हैं ना। अगर कंपनी में टोटल लगा हुआ है 100 रुपीज, उसका 40 रुपीज इक्विटी शेयर होल्डर का है, 50 रुपीज प्रेफरेंस का है। तो कहना है इससे कि इसका 40% इज इक्विटी बेस्ड और 50% इज डेट बेस्ड। इसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज। एवरेज क्या होता है, ये हम लोग बोलते हैं एवरेज क्या है, A+B/2। ये आपका सिंपल एवरेज होता है। एक आता है वेटेड एवरेज, कि इस चीज का वेट ज्यादा है, इस चीज का वेट कम है इन टोटल प्रोपोर्शन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 10 का 40% इज 4, और 8 का 50% इज अगेन 4। सो इस हिसाब से जो आपका टोटल क्या निकल रहा है, कॉस्ट जो निकल रही है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो बनकर आती है आपकी 8%। दैट इज कॉल्ड WACC। ये पेपर में ना पूछे गए टॉपिक्स में से एक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रादर। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन कहता है आपके प्रेफरेंस शेयर्स 10% के हैं, डेट 50 का है और इक्विटी 40 की है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 8%। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 8%, then the next part is your cost of debt is 6%, और नेक्स्ट इज व्हाट, आपका प्रेफरेंस इज 7%। तो हमारे पास तीनों का डिफाइन हो गया। क्वेश्चन कहता है WACC निकालिए। ठीक है, अब क्वेश्चन एक्चुअली यही था कि इफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 8%, डेट इज 6%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज 7%, व्हाट इज योर WACC। कैसे निकाल सकते हैं, WACC इज इक्वल टू, आप क्या कीजिए 8% ऑफ 40 कर लीजिए। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट आ जाता है 7% इंटू 10% कर लीजिए, और लास्ट इज 6% इंटू 50% कर लीजिए। सो दिस गिव्स 8 4 32, दिस इज 3.2 प्लस 7 का 10%, ये तो 0.7 आया। बेसिकली ना मैं क्या कर रही हूँ, अगर आप ध्यान देंगे, मैं ना इसकी परसेंटेज नहीं लिख रही, मैं इस 8 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 40 से, 7 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 से, 10% से, और 6 का भी क्या करूंगी 50%, तो वो आया मेरा 3%। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका बेटर वैल्यूएशन निकलता है, परसेंटेज परसेंटेज मल्टीप्लाई करते करते ना बड़ा हैवी सा नंबर बन जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप इसको न्यूमेरिक में रख लो जो कॉस्ट है, और वेट को आप परसेंटेज में रख लो। तो दिस गिव्स यू 3366.9%। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको बताएगा आगे भी ना, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन बताएगा कि वेट कितना है और उसका अमाउंट कितनी है, रेट कितना है, वो दोनों चीजें क्वेश्चन खुद ही बताता है। ठीक है, गॉट द पॉइंट एवरीवन? दिस इज हाउ वी फाइंड द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके बाद ये जैसे 6.9 था, 7.2 था, क्वेश्चन बताएगा इफ द टोटल, इफ द कंपनी हैज अ वेट ऑफ, जैसे 40% हमारा यहाँ पर दिया था कि इक्विटी है, देन आपका 50% आपका डेट है। क्वेश्चन में फ्लो में ही लिखा होगा ये, यहाँ तो आपको पाई चार्ट के फॉर्म में दिखा दिया ना, वहाँ पे क्वेश्चन में फ्लो फ्लो में लिखा होगा। तो आपने कुछ नहीं करना। अगर एक्चुअल वाला इसका फुल फ्लेज्ड फॉर्मूला बताऊं, तो कॉस्ट ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट, cost of equity into weight of equity, plus cost of preference shares into weight of preference shares. This is how you calculate the cost. ठीक है, weighted average cost of capital. अब पेपर में आने वाला एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी कैपिटल निकालने के आपके ओवरऑल 4 डिफरेंट अप्रोचेस हैं। डू यू नो ये 4 अप्रोचेस कौन कौन सी है? नंबर 1 है सीएपीएम। इसे बोला जाता है कैपम मॉडल भी बोलते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल भी बोलते हैं, सीएपीएम भी बोलते हैं। आई थिंक किसी पेपर में ना ये भी आया था कि इसकी सीएपीएम की फुल फॉर्म बता दीजिए, वो भी मैंने किसी ना किसी शिफ्ट में देखा है। तो अब जैसे हम सीएपीएम मॉडल की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया पेपर में है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट, अगर मैं रैंकिंग वाइज बता ही रही हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ना, तो ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूएसीसी भी सुपर इंपॉर्टेंट है। आई एक्सपेक्ट इनमें से एक चीज तो पेपर में होगी ही होगी। और एक इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है अर्निंग प्राइस रेशो, पीई रेशो भी बोलते हैं इसको, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों एज कम्पेयर टू दीज टू थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी आई वुड से इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो ओवरऑल इक्विटी कैपिटल का टॉपिक इज सुपर इंपॉर्टेंट, जिसको आपने छोड़ना ही नहीं है। लेकिन ये पर्टिकुलर मॉडल है क्या, क्या कहता है ये? सबसे पहले आता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कहता है कि अगर आपको रिस्क का टोटल आपको निकालना है, मतलब आपका रिस्क एडजस्टेड आपको रिटर्न जो आपको निकालनी है, वो कैसे होगी? एक होता है बिना रिस्क लिए मुझे इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे बॉन्ड्स वगैरह में होता है कि कोई रिस्क नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं रिस्क नहीं लेती हूँ तो मेरे को 8% मिलेगा, अगर मैंने रिस्क लिया तो इट वुड गो अप टू 14%। ठीक है, तो मैंने आपको बोला सर मैंने कोई रिस्क नहीं लेना, कहते मैम 8% तो आपको मिल जाएगा, मैं खुश। 8% पक्का मिलेगा? वो कहता मिलेगा। कहता मैम अगर आप रिस्क ले लेते हो तो आपको 14% मिलेगा। मैंने कहा अच्छा 14 मिलेगा अगर रिस्क लूंगी, और 8 मिलेगा अगर मैं रिस्क नहीं लूंगी। तो आपका मतलब है मुझे एक तरह से 6% एक्स्ट्रा मिल रहा है जस्ट बिकॉज मैं रिस्क ले रही हूँ। वो कहते हैं एब्सोल्युटली राइट। तो मार्केट के रिस्क में से अगर आप रिस्क फ्री वाला पोर्शन निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा आपका कितना रिस्क उठा रहे हो आप। दिस इज कॉल्ड योर रिस्क प्रीमियम। अब आपको एक बार रिस्क प्रीमियम मिल गया, ये तो आ गया। अब कहते हैं इससे मल्टीप्लाई करना होता है आपको बीटा को। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बीटा? बीटा इज योर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द मार्केट। अच्छा एवरीवन, मैं ना इसमें छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एलर्जीज के बारे में सुना है? आई नो सम पीपल हु आर लैक्टोस इंटॉलरेंट, मतलब उनको दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज़ सूट नहीं करती। अगर वो खा ले तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, मतलब एक तरह से उनकी हेल्थ डिग्रेड कर जाती है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि उनकी सेंसिटिविटी वहां पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यू एंड मी? अगर मैं दूध पीऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तो इट इज बीइंग डाइजेस्टेड एंड नॉर्मली, तो मतलब मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब जो वो उसका नेचर है मिल्क का, वही सेम चीज मेरे लिए भी है। लेकिन जो उसके तरफ सेंसिटिव है, जिसको उससे प्रॉब्लम होती है, वो क्या करेगा? वो बेचारा पी तो 1 रहा होगा लेकिन उसके लिए वो 1.5 का इम्पैक्ट डाल रहा है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ना मिल्क जो है उसमें ना रिक्वायर्ड कैल्शियम नहीं मिल रहा होता, तो वो स्पेशली फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ डालकर वैसे पीते हैं। तो ये भी सीन होता है। इसी तरह से इंडस्ट्री में भी तो होता है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए टूथपेस्ट बनाती है, टूथपेस्ट बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? मार्केट रिसेशन में आए, डिप्रेशन में जाए, कंट्री खत्म हो रहे हैं, वॉर्स हो रही हैं, कुछ भी होता रहे, टूथपेस्ट तो हर जगह चाहिए ना। हमारी ओरल हेल्थ केयर में तो कोई भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर आप मार्केट से हो जाते हो इम्यून।
ठीक है, आपकी इलास्टिसिटी टुवर्ड्स द मार्केट इज ऑलमोस्ट निल, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको। तो कहते हैं अगर मार्केट में 1 होगी है कोई चीज, वहां पर 2 होगी है, तो कहते हैं हमको तो 0.5 ही रहता है जी, क्योंकि हमारा क्या है, हम तो बेसिकली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना ही काम करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जैसे टूथपेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं फास्ट फैशन के, हमारे डिफरेंट अपैरल्स को। ड्यूरिंग कोविड लोगों ने एकदम से बड़े कम कपड़े बाय करने शुरू कर दिए थे, लोगों ने शूज बाय कम करने शुरू कर दिए थे। व्हाई डू यू नीड ऑल दीज थिंग्स? यू विल नीड ऑल दीज थिंग्स जब आपको बाहर निकलना होगा। घर से तो बाहर निकल नहीं रहे तो क्यों चाहिए? तो उसकी एकदम से सेंसिटिविटी, अगर मार्केट 1 कर रही थी चेंज, तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 1.5 का चेंज आ रहा था। दिस इज बीटा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी यानी आप मार्केट को लेकर कितना ज्यादा, आपकी सेंसिटिविटी, आप मार्केट को लेकर एकदम से मार्केट में आने वाला चेंज आपके लिए कितना बड़ा या कितना छोटा हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्या आया, दिस इज 8% प्लस, ये आपका कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 3%, है ना। 0.5 6 30 बना, तो ये आ गया अपना 6 × 5, आपका 3.0 बन गया। तो दैट मीन्स 8 9 10 11। कैन आई से मेरा रिस्क एडजस्टेड यहाँ पर आ जाता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 11%। दिस इज योर CAPM मॉडल। पेपर में ये आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। WACC हो, CAPM मॉडल हो, इसमें तो आपके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा, इनके अलावा ना जो जो टॉपिक्स मेरे को लग रहा होगा ना कि हम और अच्छे से कर सकते हैं, वो मैंने न्यूमेरिकल में कवर करने हैं। तो न्यूमेरिकल क्लास में ज़रूर आइएगा, ताकि हम ना इन टॉपिक्स को कर लें। और प्लीज़ उस सोच में मत रहिएगा कि मैम न्यूमेरिकल तो होते नहीं है हमसे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लास देख तो सकते हैं ना, क्या पता वो चीज़ समझ में आ जाए और पेपर में आ रही हो और आपको फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो उतना ज़रूर अपने ओपन माइंडेड होकर न्यूमेरिकल क्लास लगाइएगा। तो CAPM यानी कैपम यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब इसका आप लोग कैसे कहते हो कि बीटा क्या होता है? पेपर में बीटा रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बीटा इज द न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स हाउ स्टॉक प्राइस रिस्पॉन्स टू द चेंजेस ऑफ ओवरऑल स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अगर कोई चेंज आती है तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कितना इम्पैक्ट डालती है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है, इफ यू हैव सीन वो इंडियन सीरियल्स देखे हैं बचपन में, हर बच्चे ने कहीं ना कहीं मम्मी के साथ बैठकर मजबूरी में सही सुने होते हैं। दे यूज्ड टू स्टार्ट विद दैट धूम तरन, मतलब आपको मार्केट कितना ड्रामेटिक चेंज कर देती है या मार्केट आपको कितना ड्रामेटिक बना देती है, ये डिपेंड करेगा। बिकॉज जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन सच में इम्पैक्ट हुई है। अब जैसे अभी रिसेंटली गोल्ड का हुआ है, अब गोल्ड की मार्केट एकदम से, गोल्ड का प्राइस जिस हिसाब से बढ़ा है, इम्पैक्ट तो पड़ा है मार्केट पे। अब एकदम से ज्वेलरी के अंदर पीपल है नाउ स्विचिंग फ्रॉम गोल्ड अगेन। तो आपका इंडस्ट्री के अंदर कोई एक चेंज आना आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी इंडस्ट्री को कितना इम्पैक्ट डालता है, ये आपका बीटा है। बीटा के बाद नेक्स्ट आ जाता है बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम। ये थोड़ा ना सिंपलर अप्रोच है CAPM के अकॉर्डिंग। कहते कितना चाहिए, मैं कहा मेरे को 10% चाहिए। कहते नहीं हारेगा मैम, जितना आप रिस्क उठाओगे उतना प्रीमियम कमाओगे। मैंने कहा ये क्या सिस्टम है? कहते जो भी आप रिटर्न्स आपको मिलेंगी ना, वो आपकी बढ़ती जाएंगी जितना आप रिस्क लोगे, तो उसके बदले आपको प्रीमियम मिलेगा। यानी आपका जो भी YTM होगा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, उसमें बस आप रिस्क लेने के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम कमाएंगे। While the yield on the long-term bond is known in the market, the decision on the equity risk premium is a matter of individual investor perception. ये एक इंडिविजुअल की अल्टीमेट परसेप्शन है ना, कि वो क्या सोचता है इस बारे में। तो वो आपका यहाँ पर कवर होगा। अब इंडिविजुअल जितना रिटर्न के लिए रिस्क लेने को तैयार है, उतनी वैल्यू बढ़ेगी या उतनी वैल्यू घटेगी। अब अगला आता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ये मुझे लगता है पेपर में आ सकता है, आया नहीं लेकिन मेरे को लगता है ये डालेंगे। ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पता है क्या है? ग्रोथ मॉडल क्या कहता है, इसको हम लोग बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं। पहले असली मॉडल बताती हूँ, फिर अपनी बुक का मॉडल बताती हूँ। असली मॉडल डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कहता है कि आप ना, आपको आपका जो फ्यूचर कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, यानी जिसको हम यहाँ पर कहते हैं R, उसकी कैलकुलेशन का सिस्टम क्या होता है। एक आपको फ्यूचर में आने वाला डिविडेंड होता है, डिवाइडेड बाय D1/P0। यानी अभी आज का मेरे इस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस क्या है, मेरे को कल को डिविडेंड कितना आएगा, डिवाइडेड बाय इसका आज का प्राइस क्या है। लेकिन याद रखिएगा, जब डिविडेंड मिलते हैं तो शेयर की वैल्यू भी तो बढ़ती है, उसे कहते हैं ग्रोथ। तो जितनी बढ़ेगी वो ग्रोथ है। फॉर्मूला इज बेसिकली दिस, R = D1/P0 + G। आपको याद है बचपन में हमने किया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्वेश्चन में अगर बोल दे जी डिस्टेंस क्या है, आप बोलोगे मैम स्पीड इनटू टाइम। कोई आपको पूछ ले कि डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो, तो आपको ये निकालना है, और अगर टाइम की निकालनी हो तो स्पीड आपका क्या होगा,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। क्या कर रहे थे हम इसमें, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, चीजों की वैल्यूएशन ऊपर नीचे कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। तो इसीलिए जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला आया था वो कैसे आया था, आपने ना, इन्होंने क्या किया, अगर आपको बोला जाए कि आप ना प्राइस निकाल लो एक शेयर का कितना होगा अगर डिविडेंड वाली चीज चल रही है, तो कहते हैं P0 आज का अगर प्राइस निकालना है तो आने वाले समय का डिविडेंड डिवाइडेड बाय R-G, वो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारी बुक में ये स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। अब इसको जैसे मर्जी आप याद कीजिए, बट ओवरऑल सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये कहते हैं कि जो करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी है इज इक्वल टू द प्राइस वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन द फ्यूचर। देखिए फ्यूचर में आने वाला पैसा ही डिटरमिन करता है कि वेदर योर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्थ इट और नॉट। दिस विल बी अ स्टेडी ग्रोथ इन डिविडेंड पेड बाय द फर्म एवरी ईयर। एक साल में हमारे पास कितना जितना अमाउंट उसकी आती जाएगी तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स हियर इज, अब ये आता है पीई रेशो। वैसे ना हमारी बुक में कैसे लिखा मैं वैसे बताती हूँ। वो कहता है ईपी, अर्निंग प्राइस रेशो। मतलब आप ऊपर क्या रखोगे, अपनी ऊपर आप रखोगे अर्निंग्स को, और नीचे आप किसको रखोगे, नीचे आप रखोगे आपकी वैल्यूएशन ऑफ प्राइस को। मतलब याद ही नहीं करने की जरूरत ना, ऊपर आप अर्निंग्स रख दो, नीचे आप प्राइस रख दो। अर्निंग्स कौन सी, जो आपको एक शेयर से आती है, जो आपको एक शेयर से आए उसको आप कहते हैं अर्निंग, और अर्निंग पर शेयर। और नीचे क्या आएगा, उस एक शेयर का आज के टाइम पर मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, वी कॉल इट ईपीएस अपॉन एमपीएस। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, याद भी नहीं करने की जरूरत, इसके फॉर्मूला में ही सब कुछ छुपा हुआ है, ठीक है ना। डन, दैट्स हाउ वी डिफाइन आवर ईपी रेशो। अब इसके केस में, अब अच्छा इसके साथ में एक और चीज भी जुड़ती है, ये तो हमारा बेसिक कैपिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कितने रुपए आप देने की बात करते हो, आपको इक्विटी प्रेफरेंस सारी दुनिया से जो आ रहा है। एक होता है कैपिटल का स्ट्रक्चर, कहते हैं कितना इक्विटी रखना है, कितना डेट रखना है, उसका भी तो सोच के चलो। और ये सोचकर चलना पड़ता है। क्यों डरना पड़ता है, उसके पीछे एक रीजन है। ज्यादा डेट हो गया तो लोन पे ऑफ करते करते कंपनी खत्म हो जाएगी, इंटरेस्ट पे करते करते लॉसेस में आ जाएंगे, लॉस आने शुरू हो गए, उसके बाद कंपनी का कोई एंड नहीं है। क्योंकि अगर वो टाइमली, देखिए लोन बेसिकली उसको मिलता है जो लोन रीपे कर सकता है, अगर लोन रीपे नहीं कर सकता उस पर्सन को तो लोन भी नहीं मिलता। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड बाय द कंपनी टू फाइनेंस इट्स ओवरऑल ऑपरेशंस एंड ग्रोथ। ये उसके ओवरऑल ऑपरेशंस एंड ग्रोथ को मतलब वर्किंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, जो आपके लॉन्ग टर्म फंड्स हैं या और कैपिटल है, वो या तो डेट होगा या फिर आपका इक्विटी होगा। इक्विटी इज ओनर का पैसा, डेट इज बाहर वालों का पैसा। तो आप कैसे कैसे लगा सकते हो, अपना डेट आ गया या अपना खुद का पैसा आ गया या प्रेफरेंस शेयर्स होंगे या छुटपुट कोई और भी सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। अब ये आ जाते हैं आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस अपना पोर्शन रखती हैं ज्यादा और दूसरों का डेट लेती हैं, एक ये वाली चीज रखते हैं हम लोग। सबसे महंगा जबकि इक्विटी पड़ता है, क्योंकि इक्विटी जो है वो वोटिंग राइट्स मांगेगा। डेट जो है वो बोलेगा मेरे को इंटरेस्ट पे करो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, मेरे को मेरा इंटरेस्ट दो और मेरे को जाने दो, ये नहीं तंग करता, ठीक है। लेकिन इक्विटी तंग करता है, क्योंकि इक्विटी कहता है अच्छा आपकी कंपनी बड़ा ग्रो कर रही है, मेरा डिविडेंड बढ़ाया, नहीं बढ़ाया, मेरे को और मिलना चाहिए। तो जो डेट है उसमें आपके टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स वो सारे आते हैं। जबकि इक्विटी में आपका पार्टनर्स कैपिटल, इक्विटी इन प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड प्रॉफिट्स, मतलब जो प्रॉफिट का हिस्सा आपने बांटा नहीं होता वो आपका यहाँ पर आता है। दैट इज हाउ यू डिफाइन दिस इक्विटी। अब एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसे हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट गारंटी। अब ये डेफर्ड पेमेंट गारंटी क्या होती है कि मैं ना आपको एकदम से खुद से पैसा नहीं दे सकती। वैसे ना ये नेक्स्ट चैप्टर आ गया, ये आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वाली चीज़ पर बेस्ड है। इसका ना पे बैक पीरियड, इसके कई फॉर्मूलाज हैं। नंबर 1 इज पे बैक, नंबर 2 इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये वाला पोर्शन मैं अभी नहीं करवाऊंगी, कैपिटल स्ट्रक्चर वाला ये मैं आगे करवाऊंगी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल सेशन में कवर होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए आपका आता है डेफर्ड पेमेंट गारंटी।
डेफर्ड पेमेंट गारंटी कहता है व्हेन द परचेजर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डज नॉट पे टू द सप्लायर इमीडिएटली। अच्छा हुआ क्या, मैंने कोई एसेट खरीदा और मैंने बोला कि मैं आपको अभी नहीं पेमेंट कर सकती, तो वो पर्सन कहता नहीं, हरका मैम मुझे तो आप पे भरोसा नहीं। मैं कहा अगर आपसे मैं पहली बार खरीद रही हूँ, आपको भरोसा नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? वो कहता है एक काम करो, अपने बैंक से मुझे गारंटी दिलवा दो। तो बैंक मेरे लिए गारंटी दे देता है कि निहारिका मैम आप पेमेंट कर देगी, आज नहीं लेकिन फ्यूचर में। तो ये डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में देने की पेमेंट की गारंटी देता है बैंक। तो ये एक नॉन फंड बेस्ड मेथड है। कौन सा? बैंक मेरे लिए पैसा दे रहा है, अगर मैं नहीं दे पाई तो बैंक देगा ना। However, if the purchaser defaults in the payment of any amount, लेकिन याद रखिएगा अगर मैंने कहीं पेमेंट में प्रॉब्लम कर दी तो मेरे बैंक के ऊपर बात आ जाएगी, तो बैंक को ये पेमेंट करनी पड़ जाएगी। उसके बाद ऑब्वियसली बैंक मुझसे रिकवर कर लेगा एज अ टर्म लोन। लेकिन बैंक मुझे टाइम दिलवा देता है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, तो उसे कह देते हैं हम डेफर्ड पेमेंट गारंटी। वैसे एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो हम साथ में ना, मैं आपको पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का ना बेसिक फॉर्मूला जरूर बता देती हूँ। उसके बाद जैसे मर्जी करते रहे, ताकि जब न्यूमेरिकल में जाओगे तो एक बेस बना हुआ होगा। मैं मान रही हूँ कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं लेकिन उन्होंने इस टॉपिक को पहले नहीं देखा होता, तो एक बार देख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। अब एक होता है बैंक गारंटी। बैंक गारंटी देखिए, एक्स वाई जी ने क्या किया, रॉ मटेरियल दिए थे एबीसी को। अब हुआ क्या, उसको पता ही नहीं कि एबीसी अच्छी कंपनी है कि बुरी है। उसने बोला तुम मेरे को ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए फर्निश करो। अब ये एबीसी चला गया अपने बैंक के पास, बैंक ने बोला कि ना आप मेरे को ना, मतलब बैंक को एबीसी ने बोला कि आप मेरे बिहाफ पर प्लीज एक्स वाई जी को अश्योरेंस दे दो, उनको पैसे मिल जाएंगे। तो ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता है। बैंक कहता है ठीक है मैं गारंटी दे देता हूँ, और वो जाकर गारंटी देगा एक्स वाई जी को। अगर एबीसी पे नहीं कर पाया तो बैंक गारंटी के थ्रू बैंक पहले एक्स वाई जी को फ्री कर देगा, फिर वो पकड़ेगा एबीसी को, बोलेगा तुमने तो अश्योरेंस दी, तुम दे दोगे पैसे, तुमने नहीं दिए तो अभी मैंने दिया, अब तुम पैसे मेरे को दोगे। ठीक है ना? ये आपका आता है बैंक गारंटी में, क्योंकि बैंक ने गारंटी दी थी, है ना। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं सिंडिकेशन ऑफ लोन। अ ग्रुप ऑफ, जैसे बैंक इकट्ठे होकर ना एक लोन दे देते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिंडिकेशन ऑफ लोन। सिंडिकेट जो लोन होते हैं बेसिकली, इसमें क्या होता है, ये लोन सिंडिकेशन में क्या होता है, एक लोन है, अब मुझे पता है कि एक ये मेन बैंक है, इसको ना 200 करोड़ का लोन देना था किसी क्लाइंट को। वो कहता है 200 करोड़ इज टू मच फॉर मी, मेरे को नहीं लग रहा कि मैं इतना ज्यादा रिस्क अपने ऊपर उठा सकता हूँ, तो वो ना ग्रुप ऑफ बैंक्स के थ्रू इस पैसे को रेज करता है। borrower gives a mandate to one bank to arrange for sanctions of the total amount. Lead bank does the liaison work, सारा लीड बैंक काम करता है, और जो इसकी कॉमन टर्म्स है और कंडीशंस है वो सारी वो देखता है। नॉर्मली द लीड बैंक चार्जेस अ सिंडिकेशन फीस। अब वो क्योंकि खुद से मतलब वो दूसरी आपके लिए अरेंजमेंट करने के लिए दूसरे बैंक से भी बात करके रख रहा है, तो वो आपसे सिंडिकेशन फी भी चार्ज करेगा। ये आता है आपका सिंडिकेशन ऑफ लोन्स के अंदर। अब इससे पहले हम आगे जाएं तो मैं ना एक थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दें हम लोग उसके ऊपर। एक मिनट, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड पे बैक पे मैं बता ही देती हूँ। पे बैक पीरियड क्या होता है? पता है पे बैक पीरियड क्या होता है? पे बैक पीरियड होता है जब ना मैंने आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट देनी होती है। अब वहां पर क्या होता है, आपको लग रहा है कि आपने मुझे 10 लाख रुपीज दिया, आपने मुझे बोला कि नहीं यार मैम किसी भी तरीके से ना आप मेरे को मेरे 10 लाख वापस कर दो, मेरे सर पर सारा टाइम टेंशन, हाय मैंने सर को पैसे देने हैं, हाय मैंने सर को पैसे देने हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने आपसे बात करी, मैंने आपको बोला सर आपको कब तक पैसे चाहिए, कहते हैं कि निहारिका मैम जितनी जल्दी हो सके। अब मैं आपका पैसा ऐसे प्रोजेक्ट में लगाऊंगी जिसमें मेरा पैसा जल्दी से जल्दी रिकवर होकर मैं आपको फ्री कर सकूं। इसे हम नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स के अंडर कहते हैं। पे बैक पीरियड यानी कितने टाइम में आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है वो आपकी रिकवर हो जाएगी। अब बेंचमार्क पे बैक पीरियड इज डिसाइडेड एंड प्रोजेक्ट्स विद लॉन्गर पीरियड्स आर स्क्रैप्ड। जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है कहते हैं उस पर बात ही मत करो, क्योंकि हमने किसी से लोन लिया है, हमने वो लोन रीपेमेंट करनी है। अपॉर्चुनिटीज विद लेसर पे बैक टाइम आर आइडियल। कहता है जिनमें आप जल्दी जल्दी आप रीपेमेंट करोगे ना उसको देखो। अब प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स देख ही नहीं रहे जो लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छा पे कर रहे हैं। इनका दिमाग सिर्फ एक जगह अटका हुआ है कि भगवान ये पैसा मतलब जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाए, मेरे को जितना मैं लगा रहा हूँ वो उतना ही सोच कर चलता है। तो पे बैक पीरियड एक ऐसा मेथड है जो सिर्फ सीमित तरीके से सोचता है कि बस पैसा रिकवर हो जाए।
ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर लें, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन बनवा ही देती हूँ। अपॉर्चुनिटीज विद लेसर पे बैक जो होती है हम उसको ज्यादा अच्छा मानते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा जल्दी रिकवर होता है। विद कैपिटल रैशनिंग, कैपिटल रैशनिंग पता है क्या होता है? आपने मुझे बोला निहारिका मैम ये रहे 10 लाख, आप डालो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, तो मैं किस प्रोजेक्ट में कितने रुपए डालूंगी वो मेरा कैपिटल रैशनिंग है। एलोकेशन होती है ना उसके अंदर फंडिंग की। अब पे बैक पीरियड में जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मैंने एक प्रोजेक्ट था उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने 10 लाख रुपीज की, और हर ईयर 1 2 3 4 5 मुझे हर ईयर वापस आता है रफली 2 लाख रुपीज। तो कितने समय में मेरे रुपए पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे एवरीवन? फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स 9 ईयर्स मेरे को 2 2 लाख ही आ रहा है। ठीक है, आपने पूछा निहारिका मैम कितने टाइम बाद आपकी ये पेमेंट पूरी रिकवर हो जाएगी, यानी जिसे हम कहते हैं पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड आपका आ जाता है 10 लाख रुपीज आपने, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 10 लाख थी, डिवाइडेड बाय आपका पर ईयर आपका कितना आ रहा है, कहते 2 लाख आ रहा है। तो इस हिसाब से क्या हम कह सकते हैं, इन 5 ईयर्स ये अमाउंट रिकवर हो जाएगी। इंडिविजुअली देखेंगे तो 1 ईयर 5 ईयर्स के अंदर ये प्रोजेक्ट मुझे पैसे वापस करवा देगा, तो आप बोलोगे ठीक है 10 साल तक प्रोजेक्ट चलना है, 50% टाइम में तो हमारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। वही मैं आपको एक और प्रोजेक्ट दे दूं और उस प्रोजेक्ट में जो टाइमलाइन है वो आपकी घट के कितनी दिख रही है, 3 मंथ्स या 2 मंथ्स की दिख रही है, तो क्या आप उस पर्टिकुलर लंबी टाइमलाइन वाले को चूज करोगे या कम टाइमलाइन वाले को यूज करोगे? ठीक है, ये आपका आ जाता है पे बैक पीरियड में। तो आप डिसीजन लेते हो कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। डन। कितने समय में आपके पैसे जो आपने किसी से उधार लेकर आपने अपना बिजनेस शुरू किया है वो पैसे आप कितने समय में पूरी तरह से वापस कर पाएंगे, वो आपका पे बैक पीरियड डिफाइन करता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यू ऑलवेज हैव टू लुक एट कितने टाइम में वो रिकवर हो रहे हैं, है ना? दैट्स अ चैलेंजिंग पार्ट। अच्छा, आफ्टर दिस एक और चैलेंजिंग पार्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये आपका मेथड अगेन नॉन डिस्काउंटिंग है, और ये मेथडोलॉजी किसने, मतलब ये यूज होती है अकाउंट्स के अंदर कि आप हमारा प्रॉफिट उठाइए और प्रॉफिट से आप डिवाइड कर दीजिए सेल्स को, और आपको मालूम चल जाएगा कि आपका जैसे इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए मैंने प्रोजेक्ट में लगाए थे 30 लाख रुपए, इस प्रोजेक्ट में आए हैं 5 लाख, तो आप मेरे को बोलोगे निहारिका मैम 5 लाख आउट ऑफ 30 आपके जो है, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30 की और एक साल में आप सिर्फ 5 लाख रुपए कमा रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगी सर मेरी परसेंटेज आ रही है 16.67%, विच इज़ राइट नाउ इक्वल टू अ गुड म्यूचुअल फंड से आने वाली रिटर्न। तो आप कैसे कह सकते हो हमारी कंपनी अच्छा नहीं कमा रही? तो ये आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कहता है। इसमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने की सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये आपका चलता है प्योर अकाउंटिंग के फॉर्मेट पे, ठीक है ना? तो वो आपका इसका थोड़ा सा होता है कि जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है ये एक तो एडजस्टमेंट्स या कुछ भी इसमें इंक्लूड ही नहीं करता। ये कहता है कि ठीक है आप अपना टोटल अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकालो और उस पर निकालते हैं चीज़ें। डन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है? अब हमारे पास जैसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में आपने कुछ नहीं करना, आपने ना अकाउंट्स के हिसाब से जो प्रॉफिट आ रहा है उसको पिक करना है। तो उसके हिसाब से देखिए आपने इनिशियल जो आपका मतलब नॉर्मली एक साल में जो प्रॉफिट आ रहा है याद रखिएगा पर एनम वाला प्रॉफिट उठाना है, और डिवाइड कर देना है या तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से या एवरेज वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ये डिपेंड करेगा, क्वेश्चन बताएगा आपको। ये अरिथमेटिकल मीन भी हो सकता है, अगर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है जितने सालों का प्रॉफिट है आप उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास में जो एवरेज प्रॉफिट है, इसका अरिथमेटिक मीन ऑफ द अकाउंटिंग इनकम एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड ड्यूरिंग ईच ईयर इन द प्रोजेक्ट लाइफ। जो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट है, इसका सम बिगिनिंग एंड एंडिंग, ये जो एवरेज है ये कैसे निकाल सकते हो, अगर ये एवरेज निकालने को बोले तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 चलता है ये। ठीक है, तो मतलब आप क्या करोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग जो भी, अगर मान लीजिए 5 साल की इन्वेस्टमेंट है, 5 साल में अगर आपको 50 लाख का प्रॉफिट आया तो डिवाइड कर लीजिए। ठीक है,
डन। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का ना टोटल प्रॉफिट फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हुआ 50 लाख का, प्रोजेक्ट चला 5 साल, तो इसका मतलब हर ईयर आपको 10 लाख का क्या मिल रहा है, 10 लाख का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। डिवाइड हुआ आप किससे करोगे, इन्वेस्टमेंट से। टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई उससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये प्रोजेक्ट में जितना ज़्यादा आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं उस प्रोजेक्ट के चूज होने के, है ना। डन। तो ये हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होता है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारा डिफाइन करता है ये पूरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इन सब के ना क्वेश्चंस आप चिंता मत करना, अभी न्यूमेरिकल सेशन में मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन दिया है वो तो मैंने करा देने हैं इसके। और न्यूमेरिकल सेशन के टाइम पर ना एक चीज़ और करना प्लीज़, लास्ट सेशन के टाइम पर ये कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। एक कैलकुलेटर, एक नोटबुक, एक पेन मेरी नेक्स्ट सेशन में अपने पास में हमेशा रखिएगा। मतलब थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना पेपर में कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप नेक्स्ट सेशन में इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 27, जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो भी पैसा हम अपने किस पे लगाते हैं, बिजनेस के अंदर लगाते हैं। इन टर्म्स ऑफ आर वर्किंग हम कहते हैं कि रॉ मटेरियल था, उससे हमने वर्क इन प्रोग्रेस बनाई, फिर हमारे फिनिश्ड गुड्स बनाए। रॉ मटेरियल से डब्ल्यू आई पी से फिनिश्ड गुड्स, और रिसीवेबल्स होते हैं जो हमारे पास अमाउंट आनी होती है। मतलब जैसे क्या होगा, प्रोडक्शन करने से लेकर चीज के बिकने से लेकर पैसे वापस आने तक का पूरे प्रोसेस को हम डिफाइन करते हैं एज वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो हम एक चीज बनानी शुरू करते हैं, उसको बेचते हैं, उससे पैसा रिकवर करते हैं, ओवरऑल इसको डिफाइन किया जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है, ऐसे इसका फॉर्मूला बताऊं, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला रहता है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या डिफाइन हो जाता है, अब यहाँ पर कहते हैं द लेंथ ऑफ द साइकिल डिपेंड्स अपॉन आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, जितना आपको रिक्वायर्ड होगा। सेकंड इज आपका मतलब अगर आपको रॉ मटेरियल जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स है, उसको बनाने में टाइम लगता है, तो आपका साइकिल हो जाएगा लंबा, अदरवाइज आपका साइकिल होगा छोटा। यही होगा ना, हमारा साइकिल या तो लंबा होगा या फिर छोटा होगा, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द वर्क इन प्रोग्रेस, हमारे पास जो चीज़ बन रही है, which in turn depends upon the process involved in manufacturing, processing to convert the raw material into finished goods। जो आपकी पूरी प्रोसेस चलती है वो यहाँ पर आएगी। और क्रेडिट होता है जितना हम उधार देते हैं इस चीज़ के ऊपर। अब ये वर्किंग कैपिटल साइकिल जो होता है, जितना ज़्यादा लंबा इसमें टाइम लगेगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना। सो दिस इज अबाउट द वर्किंग कैपिटल साइकिल। चलिए, अब इसके बाद ना मैंने इसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाना है, जो इसकी कमिटीज़ हैं। ठीक है, टंडन कमेटी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा, यानी टंडन कमेटी की वो 3 इम्पॉर्टेंट मेथड्स। इन 3 मेथड्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। पहला मेथड आता है आपका ये, हाउ डू वी डिफाइन इट। फर्स्ट, इसके ना नाम है मेथड्स के, और कुछ नहीं है, मेथड्स के नाम दिए हुए हैं। पहला मेथड अपने आप को कहता है कि मैं हूँ फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग। इसमें वो क्या कहते हैं, कहते हैं जितना भी नेटवर्किंग कैपिटल की बात करें ना, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई बोले ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, ग्रॉस, तो मतलब ग्रॉस बोले तो आप बोलिएगा सिर्फ करंट एसेट्स। अगर कोई बोले नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, तो आप बोलिएगा सीए में से सीएल माइनस कर दीजिएगा। अब 3 मेथड्स ऑफ लेंडिंग में वो डिफाइन करते हैं कि देखिए कुछ हिस्सा ऑफ योर कैपिटल इज समथिंग दैट यू आर सपोज टू कीप। अब यहाँ पर ये यू आर सपोज टू कीप का बेसिकली मतलब क्या होता है कि देर इज अ सर्टन पार्ट ऑफ इट जो कि ना आपका किस फॉर्म में रहता है, देर इज अ पार्ट ऑफ इट जो आपको ना इसके अंदर क्या करना होता है, विच इज समथिंग जो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में ना देखिए एक होता है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, बैंक आपको कितना फाइनेंस कर सकता है, इट इज कॉल्ड एमपीबीएफ।
ठीक है। अब एमपीबीएफ इज समथिंग जो जितना बैंक दे सकता है, लेकिन उसके बाद का हिस्सा तो मेरे को ही मेंटेन करना है ना। तो जो उसके बाद का हिस्सा मेरे को ही एज अ पर्सन मेंटेन करना है, दैट इज समथिंग विच वी विल हैव टू फाइंड आउट। हम उसकी वैल्यू को बेसिकली नोट करते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, तो जब हम इसको नोट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारी वैल्यूएशन निकल आती है इसकी। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। हमारे पास में ना जो इसकी पूरी सिनेरियो है वो कैसे चलेगा कि आप ना पहले बोलिए कि एक होता है सीए, करंट एसेट्स में से ना करंट लाइबिलिटीज कर दीजिए माइनस, जो बच गया इसका 25% आप लाएंगे, 75% बैंक आपको हेल्प कर देगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग। सेकेंड मेथड कहता है नहीं नहीं, कहते ऐसे नहीं करना, कहते फिर कैसे करना है। सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग कह देता है कि एंटरप्राइज को क्या करना पड़ेगा। देखिए, एक होता है करंट एसेट्स, कहते हैं मेरे को नहीं पता, करंट एसेट्स का 25% आप लेकर आओगे। कौन? ओनर लेकर आएगा। अब जो बच गए करंट एसेट्स, उसमें से आप करंट लाइबिलिटीज कर दीजिए माइनस। जो बच गया यानी आपकी जो अब अलग सी नेट वर्किंग कैपिटल आई है, इसका मतलब आपको 75% क्या होगा, एक तरह से जो बच गया इसका इज बेसिकली द पार्ट विच द ऑर्गेनाइजेशन, जो बैंक आपको फाइनेंस कर देगा, विच दे कॉल इट एमपीबीएफ। इसको और डिटेल में समझाऊं, इसको यहाँ देखिए। फर्स्ट मेथड कहता है, जैसे मान लीजिए आपके टोटल करंट एसेट्स ये हैं, जो आपकी बैंक के अलावा करंट लाइबिलिटीज है, बैंक वाली नहीं। बैंक फाइनेंस जो चल रहे हैं उनको साइड पर रखिए, क्योंकि आप निकाल रहे हो कि मैक्सिमम कितना बैंक मेरी मदद कर सकता है। तो आप क्या करोगे, बैंक के अलावा जो भी आपके बैंक फाइनेंस के अलावा जो भी करंट लाइबिलिटीज है उन्हें माइनस किया फर्स्ट मेथड में। ये आ गया आपका वर्किंग कैपिटल गैप, इसका 25% जी आपका, और बाकी बचा हुआ आपको बैंक देगा, यानी मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस। सेकेंड मेथड इज योर टोटल करंट एसेट आपका 370 का है। अब उसमें से क्या बोला, कहते हैं करंट लाइबिलिटीज पहले आपने माइनस कर दी, ये आ गया आपका वर्किंग कैपिटल गैप। बट अब ये जो वर्किंग कैपिटल गैप है इसमें हमने क्या करना है, ये दिख रहा है 370। आपने एक बार अपना कैलकुलेटर उठाइए, आपको कहा गया है आपको 25% तो रखना है, लेकिन वर्किंग कैपिटल गैप का नहीं, इस 370 का, यानी टोटल करंट एसेट्स में से इसमें से 25% आप लेकर आओगे। और वर्किंग कैपिटल गैप आपका 220 था, उसमें से 92 जी आपको मेंटेन करना है, बाकी बचा हुआ 128 हम देंगे। कौन? बैंक देगा। कैन यू सी द डिफरेंस देयर? एक बार दोबारा मार्क कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अब ये जो 370 है इसका 25% आपको लेके आना है, और पहले इसमें से करंट लाइबिलिटीज लेस हुई, फिर निकल कर आया आपका वर्किंग कैपिटल गैप। अब ये जो वर्किंग कैपिटल गैप आया है ना, इसमें से 25, ये वाली 92 रुपीज तो आप लेकर आओगे, तो जो बचा हुआ 128 है ये कौन लेकर आएगा, ये आपको बैंक दे देगा। देखिए, फर्स्ट मेथड में सबसे ज्यादा आपको एमपीबीएफ मिल जाता है। देन थर्ड मेथड इज द मोस्ट डिफरेंट वन। इसमें वो कहते हैं एक तरह के दो एसेट्स होते हैं, एक होते हैं कोर और एक होते हैं नॉन कोर। तो कहते हैं अंडर दिस मेथड द एंटरप्राइज वाज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन नेट वर्किंग कैपिटल 100% ऑफ दोज करंट एसेट्स व्हिच आर कंसिडर्ड कोर। कोर तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही लाएगी, हम नहीं ला रहे। और जो नॉन कोर होंगे ना, उसका 25% क्या होगा, आपको लाना होगा। मतलब कोर तो पूरे आप लाओगे ही लाओगे, नॉन कोर वाले भी 25% आप लाओ, जो बच कुछ गया गैप के अंदर से वो बैंक दे देगा। तो मतलब कितना कम पार्ट बैंक दे रहा है। टोटल करंट एसेट्स आपके 370 थे, क्वेश्चन खुद ही बता देगा कितना कोर कितना नॉन कोर। तो वो हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि मैम कोर क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स जो बैंक को लग रहे हैं वो उसके कोर एसेट्स हो जाएंगे। तो 370 में से कोर तो क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन का खुद ही मेंटेन करने वाला है। फिर बच गए उसके टोटल रियल एसेट्स यानी 275, इसमें से भी 25% वही ऑर्गेनाइजेशन लाएगी। मतलब एक तो पहले कोर पूरे लाएगी, और फिर 25% ऑफ दीज नॉर्मल जो करंट एसेट्स है उनमें से भी आपको लाना है। आपका गैप कितना बच गया टोटल? फिर आपने करंट एसेट्स में से जब करंट लाइबिलिटीज माइनस करी, सीए में से सीएल माइनस करा, बच गया आपके पास वर्किंग कैपिटल गैप ऑफ 125। इस 125 में से 69 तो करंट एसेट्स आपको लाने हैं, यानी अब देखिए मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस अब 56 आ गया। तो ये 3 मेथड्स ऑफ लेंडिंग है अंडर द वर्किंग कैपिटल गैप। ठीक है। ओ, जस्ट अ मोमेंट, ये विजिबल नहीं हो रहा होगा ना, अब विजिबल है? अब देख लीजिए, इसमें कहते हैं 3 मेथड्स ऑफ लेंडिंग अंडर वर्किंग कैपिटल गैप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ने पेपर में आ जाते हैं।
मतलब अभी तक तो खैर इसका ज़्यादा कुछ देखा नहीं, बट यू नेवर नो अगर ये पेपर में डाल दे। इसके अलावा ना एक और मेथड है विच दे कॉल टर्नओवर मेथड ऑफ असेसमेंट। अगर हम टर्नओवर की बात करते हैं ना, टर्नओवर मेथड में क्या होता है, आपकी जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर होती है उसके हिसाब से ना वो बोलते हैं कि ना, नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, ठीक है। उसको बोलते हैं टर्नओवर मेथड, that is called turnover method of assessment. How does it work? Turnover method of assessment works in this way कि आपका जो टोटल टर्नओवर आएगा, ठीक है, उस टोटल टर्नओवर के अंदर से हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए टोटल टर्नओवर 300 दी हुई है, इसका 25% क्या होगा, दैट इज समथिंग जो आपको एज अ पर्टिकुलर वर्किंग कैपिटल के तौर पर रखना है। तो इसका 25% कितना हुआ, 25 से 75, तो वो कहते हैं कि 75 जो है वो आ गया आपका टोटल वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायर्ड है। अब ये जो 25 है ना, इसका स्प्लिट अप क्या है, इसका स्प्लिट अप ये है कि इस 25 में से, मतलब ये टोटल 25 है ना, टोटल 25 का मतलब 25 का ब्रेकअप क्या है कि 20 बैंक देगा, 5 आप दोगे, ठीक है। कि अगर टोटल वर्किंग कैपिटल आपको 75 रुपीज चाहिए, तो आप उसके अंदर लगा चलो 300 का 20% आपको बैंक मदद कर देगा, ठीक है। और जो आपको 5% है वो खुद लाना होगा, किसका, 300 का ही। मतलब टोटल 75 रुपीज चाहिए थे, 75 का ब्रेकअप क्या हुआ, 300 का 20% कितना हुआ, 300 का, याद रखिए 25 का 2020 नहीं, ये टर्नओवर का 20% जो होता है वो आपको बैंक फाइनेंस हो जाएगा। यानी अगर मैं देखूं, ये मेरी टर्नओवर है 3 into 2, 60 रुपीज मेरे को बैंक फाइनेंस कर देगा, और 5 यानी 15 रुपीज मेरे को लाने हैं खून। फर्क समझ में आया? दिस इज योर टर्नओवर मेथड। एवरीबॉडी कंफर्टेबल विद दिस? ओके, अब रह गए हमारा एक चैप्टर और जिसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के अंदर ना वील बी कवरिंग द बेसिक्स फर्दर, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस चीज़ की कि एग्जैक्टली ना हमारे पास में टर्नओवर के ये डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। डेरिवेटिव्स कैन बी डिफाइंड एज समथिंग जो कि ना ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही होती है। डेरिवेटिव्स को हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव्स इज समथिंग जहाँ पर ना ऑर्गेनाइजेशन ना, दो लोग हैं, अब दोनों लोगों में से ना किसी के पास भी, याद रखिएगा, दोनों में से किसी के पास भी वो एसेट एग्जिस्ट करता नहीं है। दोनों में से किसी के पास भी वो एसेट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो क्या कह देते हैं कि देखो एसेट ना मेरे पास है ना एसेट आपके पास है, बट हम लोग ना एसेट का ना प्राइस एंटिसिपेट करते हैं। अब जब वो प्राइस एंटिसिपेशन पर आ जाते हैं ना, तो उसको ये लोग डिफाइन कर देते हैं एज दिस, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास प्राइस एंटिसिपेशन होती है यहाँ पर, तो वो प्राइस एंटिसिपेशन में हम क्या करेंगे, हम लोग, मैंने आपको बोला कि मेरे को तो लग रहा है कि देखिए इस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस ऊपर जाएगा, आप कहते हैं नहीं मैम इसका प्राइस नीचे जाएगा। हम दोनों जब तक इस चीज के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों को रियलाइज होगा कि ये चीज का, एक कह रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, एक कह रहा है प्राइस नीचे जाएगा, दोनों में से किसी के पास वो एसेट एग्जिस्ट करता है, वो एसेट ना आपके पास है ना मेरे पास है, बस हम दोनों को बात करनी है कि भैया मेरे अकॉर्डिंग तो इसका प्राइस ऊपर जाएगा, और एक कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग इसका प्राइस नीचे जाएगा। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर थिंग कि एक कह रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, एक कह रहा है प्राइस नीचे जाएगा, तो उस केस में हमें ना क्या आइडिया हो जाएगा कि ठीक है हमारे प्राइस का सिनेरियो चल क्या रहा है। अब अगर प्राइस ऊपर गया तो किसी एक का फायदा है, अगर प्राइस नीचे गया तो किसी एक का नुकसान है। यही वाली चीज होती है ना, और तो कुछ है नहीं इसमें कंसेप्ट। तो जब इस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास में और क्या आ जाता है। अब इसके अंदर हमारे पास बेसिक चीज ये आ जाती है कि आपके पास में ना, अ, अब ये नोशनली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो, अब मान लीजिए पेट्रोल का बैरल ना आपके पास ना मेरे पास, मैं कहती हूँ इसका प्राइस बढ़ेगा, आप कहते हो इसका प्राइस घटेगा, हम दोनों ने ये बात करी। अब जो जीतेगा वो उसको उसकी एंटिसिपेशन के बदले में पैसा देगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी के पास पेट्रोल नहीं है, लेकिन हाँ एक अंडरलाइंग एसेट का प्राइसिंग डिटरमिन करता है हमारे डेरिवेटिव का क्या होगा। तो दिस इज डेरिवेटिव जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है किसी और एसेट से, जिसको हम अंडरलाइंग एसेट बोल देते हैं।
अब डेरिवेटिव्स भी कई टाइप के होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जैसे फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। फ्यूचर्स कहता है कि मेरे को डर लगता है पता नहीं कल को कितने रुपए आएंगे कितने नहीं आएंगे, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं लॉक इन कर लेता हूँ प्राइसिंग। मतलब जैसे अगर मैंने बोल दिया कि सर मेरे को ना डॉलर्स खरीदने हैं, लेकिन डॉलर का प्राइस बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ट्रेड वॉर चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, तो इंडिया ने बोल दिया, मैंने लॉक इन करवा दिया कि सर आप लॉग इन कर लो कि मेरे नाम से कि इतना आप मुझे डॉलर्स देंगे इतने टाइम बाद। तो ये एक ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बस ये होता है कि ये ना आप एक्सचेंज पे करते हो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दिस इज नॉट बिटवीन टू पार्टीज, जैसे हमारे डीमैट अकाउंट पे होता है। अब डीमैट अकाउंट वाले सिस्टम में भी क्या है, हम मैं किसी पर्सनली किसी पार्टी के साथ में डील नहीं कर रही, और मैं पैसा भी टाइमली दे रही हूँ, क्योंकि तभी तो शेयर मेरे पास आएगा वरना नहीं आएगा। तो फ्यूचर्स भी एक्सचेंज पर ही डील होते हैं, ये ना ज़्यादा सेफ ऑप्शन है, और ये कस्टमाइज नहीं होते। तो जितना अगर मेरे पास एक लॉक इन सिस्टम है कि इस टाइम के बाद मैं बाय करूंगी वो पर्टिकुलर कमोडिटी, या मान लो डॉलर ही सही, तो अगर उसका प्राइस ऊपर नीचे गया, मैंने किसी और को सेल करना है, मैं कर सकती हूँ, इसमें बड़ी लिक्विडिटी है क्योंकि स्टैंडर्डाइज है सब कुछ। और इसमें आप एंटर करने से पहले एक मार्जिन भी पे करते हो, मतलब कोई उसमें ना हम कोई वो नहीं छोड़ते, गुंजाइश ही नहीं छोड़ते कि हो सकता है सामने वाला पैसा दे, सामने वाला पैसा ना दे। कहते हैं ना, जो पैसा दे सकता है वही इस मार्केट में है, वरना आना ही मत, देयर इज अ क्लैरिटी अबाउट इट। तो ये आपका आ जाता है द टर्म फ्यूचर्स। नाउ वंस वी टॉक अबाउट द टर्म फ्यूचर्स, फ्यूचर्स का भाई कौन है? फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड इज बेसिकली वो कहता है कि दिस इज बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टीज बैठी, उन्होंने बैठकर बात करी कि मैंने आपको बोला कि सर मेरे को ना डॉलर खरीदना है, और आपने बोला कि मैम मेरे को ना डॉलर बेचना है। मैं कहा सर एक काम करते हैं 84 पे प्राइस लॉक इन करते हैं। कहते हैं डन मैम। ये दो पार्टीज के बीच में बात हुई है 3 महीने बाद की। अब ये जो है, एक तो हम में से कोई डिफॉल्ट कर देगा, उसका रिस्क तो दोनों तरफ ही है। अब ये ईच, इसको ना हम बोलते हैं ओवर द काउंटर, दो पार्टीज के बीच में, ये बैंक्स के बीच में भी हो जाता है। तो ईच फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बोला $300 का, आप और मेरी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है $300 का। अब यहाँ पर कोई स्पेसिफाइड, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी फिटिंग के हिसाब से शूज खरीदता है, तो अगर मैं आपसे, मान लीजिए मैं अपने शू साइज के हिसाब से आपसे शूज खरीद रही हूँ, क्या वो शूज मैं फिर आप किसी और को दे पाओगे? जो चीज मेरे लिए कस्टमाइज की होगी ना, उसी सेम साइज का पर्सन अगर कोई होगा तो उसको जाकर वो चीज मिलेगी, वरना किसी को नहीं मिलनी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी वैसे ही है। एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दो पार्टीज, अगर वो दोनों पार्टीज में से कोई नहीं है, तो तीसरी पार्टी को वो मिलेगा कैसे? कोई बैठी होगी तीसरी पार्टी तभी मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना? तो ये ट्रांसफर करने मुश्किल होते हैं, इनको लिक्विड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक होता है ऑप्शंस। कहते हैं यू वांट टू बाय एनी डॉलर्स, यू वांट टू सेल इन डॉलर्स। कहते हैं इच्छा है जी, पार्टी के पास में ऑब्लिगेशन नहीं है, उसके पास राइट है। ठीक है, दिस इज हाउ दे डिफाइन दिस स्पेसिफिक एरिया, कि आप ना यहाँ पर कह देते हो कि यू हैव द राइट कि आप उस पर्टिकुलर चीज को फ्यूचर में खरीद या बेच सकते हैं अपने स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। इसका मतलब ये होता है कि जिस दिन पर आपने तय किया होता है, इस दिन पर हमने खरीदना है बेचना है, अगर तो आपको आपके हिसाब का प्राइस मिल गया तो ठीक, वरना आप कहते हो मेरे को नहीं खरीदना। ऑप्शंस का बेसिक मतलब होता है यू हैव द ऑप्शन और यू हैव दैट पर्टिकुलर चॉइस दैट वेदर यू वांट टू गो फॉर इट और नॉट। द स्टॉक ऑप्शंस गिव्स यू द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, जरूरी नहीं है, टू बाय और सेल द स्टॉक एट द स्ट्राइक प्राइस बाय द एक्सपायरेशन डेट ऑफ द ऑप्शन। उस दिन पर आपकी इच्छा, अगर आपको लग रहा है आपको वो मुनाफा दे रहा है, कूल, नहीं दे रहा तो दैट्स इट, हमको नहीं खरीदना या हमको नहीं बेचना। ठीक है, देन इज स्वैप्स। देखिए आपके पास चल रहा था इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड, मैंने बोला कितना सही लगता है ना, इनके पास फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। मैं दे रही थी इंटरेस्ट रेट वेरिएबल। अब वेरिएबल इंटरेस्ट रेट देखकर आपने बोला कि निहारिका मैम मेरे को ना फिक्स्ड रेट, मान लीजिए मैं इंटरेस्ट रेट दे रही थी वेरिएबल, मान लीजिए लेट्स जस्ट, नहीं मैं फिक्स पे आ जाती हूँ, थोड़ा सा इजी कर देते हैं ना, एक डिसाइड कर लेते हैं। दिस इज निहारिका, निहारिका दे रही थी, मैंने 1 CR का एक लोन लिया, और मैं उस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही हूँ 10% का। आप अभी चल रहे हो फ्लोटिंग पर, वो मिबोर के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो आज आप दे रहे हो 9%, एंड आई एम लुकिंग एट यू एंड लाइक हाई, कितनी सही चीज है ना, कि यहाँ पर तो ना 9% दे रहे हैं, मैं 10% दे रही हूँ। मेरे को कितना, मेरे को 10 लाख देना पड़ता है, वो 9 लाख का लोन पे 9 लाख का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो कितनी अच्छी चीज है। आप हो मिस्टर ए, आप कहते हो मेरे को तो लग रहा है आगे चल के ना ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये जिस हिसाब से भी हालात चल रहे हैं, ये रेट बढ़ जाएगा, तो ये हो सकता है ये 11% हो जाए, आपको लग रहा है।
और मेरे को लग रहा है कि क्या कितनी अच्छी चीज है ना, 9% पर आ गया तो मैं अगर 1 लाख रुपए भी बचा पाई कितना मजा आएगा। मतलब दैट इज समथिंग आई बिलीव कि मेरे को लग रहा है ये और गिरेगा तो मैं फ्लोटिंग की तरफ शिफ्ट हो जाऊं। बैंक के पास गई, बैंक कहता नहीं हो सकता, उसको भी मना कर दिया। तो हम दोनों ने क्या किया, हम दोनों पार्टीज मिले, हम दोनों का रेट ऑफ जो लोन है लोन सेम है, तो एक लोन एक नोशनल बात होगी। हम लोन एक्सचेंज नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि मैं कहती हूँ कि सर मैं आपका इंटरेस्ट पे कर दूंगी, आप मेरा इंटरेस्ट पे कर दो। इट्स लाइक यू हैव अ रेड टी शर्ट, आई हैव अ ब्लू टी शर्ट एंड वी डिसाइडेड टू स्वैप। अब जो जिसको जो चीज पसंद आ रही है उसने वो चीज पे कर देनी है। और दोनों पार्टीज दे आर नॉट लुकिंग एट द लोन देयर, वो इंटरेस्ट रेट को देख रहे हैं, हम एक दूसरे का इंटरेस्ट पे कर देंगे। इसे कहा जाता है स्वैप। तो ये स्वैप किया जाता है, टिपिकली यूज टू हेज द इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, डन एवरीवन। अच्छा, इससे पहले कि मैं अभी सेशन ख़त्म करूं, मैं एक और टॉपिक अगर आप अलाउ करें तो वो भी करा दूं। मुझे लग रहा है वो टॉपिक हमने ना बीच में है नहीं, तो आई डिसाइडेड कि मैं वो आपको बता ही दूं। देर इज समथिंग कॉल्ड लीज। हर्ड अबाउट द टर्म? लीज का मतलब क्या होता है? लीज का मतलब होता है एक पार्टी दूसरी पार्टी से कोई पर्टिकुलर एसेट क्या ले लेता है, एक तरह से यूज करने के लिए ले लेता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं लीज। लीज का बेसिक मतलब क्या होता है? लीज इज बेसिकली जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से एक कोई एसेट यूज इस्तेमाल करने के लिए ले लेती है। जिसका वो एसेट होता है उसे हम कहते हैं लेसर, और जिसको वो एसेट दिया जाता है इस्तेमाल करने के लिए उसे हम कहते हैं लेसी। तो एक अपना लेसर हो गया और एक अपना लेसी हो गया। अब लेसर क्या अग्रीमेंट बनाता है कि आप मेरे को इतने टाइम बाद पैसे दोगे, तो लेसर अपना एसेट इस्तेमाल करने को देता है और उसके बदले उसको मिलता है लीज रेंटल। ठीक है, आई एम सॉरी। अब ये लीज का सिनेरियो तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीजेस के बेसिक लीज कौन सी है? एक होती होती है फाइनेंशियल लीज, जो लीज होती है आपकी लॉन्ग टर्म। आपसे मैंने एक लॉन्ग टर्म लीज की बात करी कि सर इस एसेट की जिंदगी 10 साल है, आपने ना दूसरे साल में आकर आप मेरे को बोला, कहते कि मैम निहारिका मैम मेरे को ना ये एसेट दे दो, मैंने इस्तेमाल करना है और 10 साल बाद ना शायद मैं इसको बाय ही कर लूँ आपसे। मैंने कहा ठीक है जी। तो 10 ईयर्स तक आपने उसको इस्तेमाल भी किया और उसके बाद आपने उसको बाय भी कर लिया। तो आप सोचिए जो चीज़ मैंने बड़ी महंगी खरीदी होगी, आपने मुझे हर साल उस पर वो रेंटल पे किया और एंड में आकर आप वो एसेट भी अपने नाम करवा गए सस्ते दाम पर। तो लीज रेंटल जो होता है ना ये लॉन्ग टर्म होता है, तो वो हम कहते हैं फाइनेंशियल लीज है। एक होती है ऑपरेटिंग लीज, एसेट के थोड़े कम टाइम के लिए जब हम लीज कराते हैं, तो जैसे 1 ईयर 2 ईयर के लिए लेते हैं, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म लीज होती है। अगर आपने लॉन्ग टर्म लीज कराई, मान लीजिए 10 ईयर्स की, और आपने बीच में 8 ईयर्स पे आके बोला मैम मेरे को नहीं चाहिए, इसमें आपकी कैंसिलेशन के आपको चार्जेस पड़ेंगे बिकॉज आप टर्मिनेट कर रहे हो मेरी अगली 2 साल की इनकम। ऑपरेटिंग लीज में ऐसा कुछ नहीं होता, चीज वैसे ही शॉर्ट टर्म थी, नहीं हुई तो नहीं हुई। तो ये फायदा होता है इसके अंदर। अब इन लीज के अंदर भी और दो तरह के पॉइंट्स आते हैं, एक होता है वेट, एक होता है ड्राई। जब ओनर जब ओनर जो है उसी के जिम्मे मेंटेनेंस भी है, उसी के जिम्मे डेप्रिसिएशन भी है, उसी के जिम्मे इसकी सारी इंश्योरेंस का सारा सामान वो कर रहा है, मतलब उस एसेट की देखभाल उसी ओनर की है, तो बेचारे को पसीने आ जाते हैं उसको संभालते संभालते। एसेट संभालने थोड़ी सौखे हैं जब आपने किसी और से काम करवाना है, मतलब यूज किसी और को करने को दे रहे हो, मेंटेन आपको करना है, तो ऑब्वियसली आपका खर्चा लग रहा है और एफर्ट भी लग रहा है। उससे क्या आता है, उससे उस इंसान को आते हैं पसीने कि ओ गॉड देयर इज टू मच, इट्स जस्ट अ वे टू लर्न। That is called wet lease. To be very simplified, or I would say sophisticated about this particular topic, wet lease means any kind of lease where the owner of that specific asset pays for the maintenance. So maintenance and insurance when is taken care by owner is called wet lease. When it is in the hands of the lessee, then it is called a ड्राई लीज। अब ये पेपर में याद नहीं रहता तो थोड़ा सा एक फनी वे से याद करने का तरीका कि बेचारा ओनर मेंटेन करते करते थक जाता है, उसको पसीने आ जाते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेट लीज। और अगर अब बात करते हो इसकी ड्राई लीज की, इसमें क्या होता है लेसी के ऊपर ही सब कुछ है, कहते हैं इसमें लेसी संभालेगा, मैं तो आराम से घर बैठूंगा। तो ये आपका आ जाता है
ये पेपर में आया हुआ है वेट लीज ड्राई लीज वाला, तभी अच्छे से करवा रही हूँ। और फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज मैंने आपको बता दी है। ये लॉन्ग टर्म होती है, वो शॉर्ट टर्म होती है। इसमें कंपनसेशन, इसमें तो राइट टू बाय भी होता है, एंड में बाय भी कर लेते हैं, इसमें कोई बाय वाला चीज़ नहीं होता। और इसके अलावा एक होती है आपके पास डोमेस्टिक लीज, एक होती है आपके पास क्रॉस बॉर्डर लीज। इंडिया की हूँ, इंडिया में ही अगर मैं कुछ बाय कर लूँ तो डोमेस्टिक लीज होगी। और उसके बाहर बाय करने वाली चीज़ आए तो उसको हम बोलते हैं, दैट इज, जैसे इंडिया की हूँ और मैंने यूएस से कोई एसेट बाय करना है, दैट्स अ क्रॉस बॉर्डर लीज, मतलब एक्चुअली यूज करने के लिए लेना, इट्स अ क्रॉस बॉर्डर लीज। ठीक है। और एक होता है आपके पास में लेवरेज्ड लीज भी होती है। अब वो क्या होता है, लेवरेज लीज में क्या हो जाता है, जैसे मेरे को क्या हुआ, आपको ना एक पसंद आया, आपने कहा निहारिका मैम मेरे को ना ये कार रेंट पे चाहिए। मैं कहा सर ये वाली कार मेरे पास है नहीं, आपको चाहिए? तो आपने बोला हाँ जी मैम मेरे को ना 10 साल के लिए चाहिए। मैं कहा ये तो बड़ा अच्छा टाइम दे रहे हैं मेरे को। मैंने वो एसेट जो है, मैंने वो कार क्या किया, मैंने बाय करी बैंक से, मतलब मैंने बाय करी और बैंक से लोन ले लिया, और मैंने आपको वो लीज पर दे दी। अब उससे जो पैसे आएंगे, मेरा लीज भी निकल, मेरा वो जो मेरे को ईएमआई पे करनी है, मेरी ईएमआई भी बनती जाएगी और मेरे पास पैसा भी आता जाएगा। तो मेरे पास एक एसेट भी बन गया और उससे इनकम भी बन गई। तो ये लेवरेज लीज बन गई, है ना। तो ये लीज बड़े बड़े डिफरेंट टाइप की होती है, और इसी में से आपके मतलब छोटे मोटे वन मार्कर क्वेश्चंस बन आते हैं। तो लीज भी एक इम्पोर्टेंट सा एरिया है। ठीक है जी। सो दिस इज इट एवरीवन, ये था हमारा डिफरेंट टाइप का टॉपिक, प्यारा सा छोटा सा। आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इससे अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो पा रही है तो फील दैट इंस्पिरेशन, और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और गिव योर बेस्ट शॉट फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना। और एवरीवन हमारा ना कैप्सूल कोर्स इस टाइम आपके लिए अवेलेबल है। कैप्सूल कोर्स में ना जल्दी से आपको पढ़ना है तो पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे क्विक और क्रिस्प। वन शॉट वीडियोस, मतलब मॉड्यूल ए पूरा एक बारी में आप पढ़ सकते हो, मॉड्यूल बी पूरा एक बारी में पढ़ सकते हो। क्रिस्प वे में वो पूरे टॉपिक्स करवाए हुए हैं। और उसके साथ साथ पता है सिर्फ यही नहीं है आपके पास, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल रहे हैं, और आपको कंसेप्चुअल क्लासेस भी मिल रही हैं, एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आपको। तो जस्ट गो हेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट, क्योंकि वी अंडरस्टैंड पेपर की प्रिपरेशन में कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, और स्पेशली पीपीबी और एएफएम। आई थिंक अभी जस्ट मेरी बैंकर्स से बात भी हो रही है, तो वो कह रहे हैं मैम वी आर वेरी मच कंफ्यूज, पीपीबी पढ़े कि एएफएम पढ़े। टाइम आ चुका है, इस टाइम पर ना आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। द मोमेंट यू डिसाइडेड टू डू पीपीबी, पीपीबी का इतना चैप्टर मैंने पढ़ के ही उठना है, वो आपको करना पड़ेगा। अब थोड़ी इस हफ्ते तो मुझे लगता है मैं साफ सी बात बोलूँ, रातें जागनी पड़ेंगी तभी कंप्लीट होगा, वरना नहीं होगा। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि नहीं आप आराम से पढ़िए, तो वो तो बिल्कुल ही गलत गाइडेंस हो जाएगी। तो आप आराम से अपना फोकस रखिए कि मैंने सिर्फ पढ़ना है। जब थक जाए, यूट्यूब खोला, मैंने चैप्टर्स को समझा, टीचर्स को सुना, एंड देन गो बैक टू योर स्टडीज अगेन, बिकॉज दिस इज द टाइम आपको पेपर निकालना है। पीपीबी और एएफएम दोनों साथ में आना कोई छोटी बात नहीं है। एवरीबडी हु इज टेकिंग इट वेरी लाइटली, ये बड़ी बात है, क्योंकि दोनों चैप्टर्स के दोनों पेपर्स के लिए इकट्ठा प्रिपेयर करना इज नॉट ईजी। पीपीबी का सिलेबस का लेंथ बहुत है, और एएफएम में सब कुछ प्रैक्टिकल है, ये हर टाइम आपके हाथ में होना चाहिए। मतलब बीइंग एन एएफएम फैकल्टी, मेरे पास हमेशा ये कैलकुलेटर मेरा साथ में ही होता है। तो यू नीड टू जस्ट बी वेरी श्योर कि आपके पास आपका पेन, आपकी नोटबुक, ये बेसिक चीज़ें आपके पास हमेशा होनी ही चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। सो इसके साथ साथ एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि नहीं यू वांट टू गो हेड फॉर आवर कोर्सेज फर्दर एज वेल, तो आप चाहें तो हमारा ना लाइव क्रैश कोर्स भी चल रहा है। जिसको लगता है वो बाय करना चाहता है तो वो भी आपके लिए इस टाइम अवेलेबल है। व्हाट यू नीड टू डू इज, you just have to go on to the specific area of our website, just a moment। मैं आपको हमारी वेबसाइट भी दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा वेबसाइट, वेबसाइट पर चले जाइए, और यहाँ पर ना नीचे आपको मिल जाएगा JIB। वंस यू गो ऑन टू द एरिया ऑफ JIB, यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, सिर्फ AFM भी बाय कर सकते हैं, सिर्फ PPB भी बाय कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि आपको लाइव क्रैश कोर्स लगाना है, तो ये हमारे सुपर क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी। तो आप जा सकते हैं सुपर क्रैश कोर्स में भी, अच्छे से पढ़िएगा एंड गिव योर बेस्ट शॉट एवरीवन। और इनके साथ सबके नीचे आपको कोड भी दिख जाएंगे, तो आप वो कोड इस्तेमाल करके बाय कर सकते हैं एट द लोएस्ट कॉस्ट। प्राइस भी कुछ खास नहीं है, प्राइस भी बहुत लिमिटेड सा है। ये इन्वेस्टमेंट आपको ही हेल्प करेगी आपके पेपर के अंदर। तो अच्छे से अपना जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट एंड प्रिपेयर वेल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर प्रिपरेशन गोज वेल एवरीवन। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ेगा। और हाँ एक और चीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे लास्ट जो मेरा न्यूमेरिकल सेशन है, न्यूमेरिकल सेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में ना मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगी लिंक फॉर द टेस्ट। तो प्लीज़ वो जाकर आपने टेस्ट ज़रूर देना है, क्योंकि वो टेस्ट सुपर इंपॉर्टेंट है। तो वो टेस्ट देना मत भूलिएगा।
just go on to that specific area and you will be able to give the test for your mock test. आपके लिए free available है, तो वो mock test आप दे सकते हैं अपने examination के लिए. just go on to the specific link जो last session में यानी numerical session में मैं नीचे provide करवा दूंगी. ठीक है, so all the best, buck up everyone and keep on preparing. Thank you so much, take care.